हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज देखते हैं अपना अगला सेशन। बुकैब में वॉल्यूम फर्स्ट को लेके हम लोगों ने पहला वीडियो पढ़ रखा है। आइए आज उसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ों को देखना है। ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट करना है, बुकैब सेगमेंट भी कंप्लीट करना है, और इन दोनों में बहुत अच्छी समझ और अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई तो नॉन ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है उसे आप इजीली टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन में प्रॉब्लम होगी अगर आपकी वोकैब नहीं स्ट्रांग हुई तो मैं बहुत ही अच्छे से वोकैब को शुरू से लेके अंतिम तक में एकदम बेहतरीन तरीके से वोकैब तैयार कराऊंगा। ग्रामर को भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू तैयार कराऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने 25 तक वर्ड कर लिया था, आज 26 से हम लोगों को देखना था। चलिए, ये देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। ये जैसे वर्ड लिखे हैं एसएससी टायर 2 2018 यानी आपका मेंस में आया हुआ है, ये वर्ड एक बार नहीं आया है। यही वर्ड सीपीओ में, सीजीएल में, 10+2 में, एमटीएस में, डिफेंस के हर एक एग्ज़ाम में, टीजीटी पीजीटी, मतलब एक एक जो वर्ड मैंने लिए हैं ये एक बार नहीं कई बार आए हैं। वो तो एक दो बार हम सन मेंशन किए हैं। अब टीजीटी पीजीटी नहीं लिखा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस तरीके के वर्ड नहीं आते। तो मैं जो वर्ड पावर पढ़ा रहा हूँ ये आपकी इंग्लिश के वर्ड पावर हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम होगा ना तो वहाँ ये पूछे जाएंगे। सी साइड में भी यही वर्ड आते हैं, क्लाइड में भी यही वर्ड आते हैं। तो एकदम टेंशन फ्री होके पढ़िए। हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड पावर जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ, ये हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बैंकिंग सेक्टर देख रहे हैं, या सी सेट की बात कर रहे हैं, या यूपी पीसीएल की बात कर रहे हैं, या फिर आप बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, या अदर कोई वनडे एग्जामिनेशन जिसका सिलेबस आपके इसी पैटर्न पे है। हर एक एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। बस फ़र्क ये होता है किसी एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हाई रहता है, किसी का थोड़ा लो रहता है। इसलिए कंप्लीट इंग्लिश सीखिए हमारे साथ, हम आपको बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम लोगों का 26 नंबर वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, यानी बोले तो शत्रुता। हॉस्टिलिटी वर्ड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एनिमोसिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मतलब शत्रुता या दुश्मनी होती है। हॉस्टिलिटी इसका सिनोनिम है, और ऑलरेडी हम लोगों ने इस बात पे डिस्कस किया था कि हॉस्टिलिटी हॉस्टल से कोरिलेट कराया था। और एंटीपैथी नापसंदगी होती है ना, स्ट्रांग डिसलाइकिंग को एंटीपैथी बोला जाता है। तो अगर किसी के प्रति नापसंदगी है तो उससे शत्रुता या दुश्मनी ही है। तो हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी और एनिमोसिटी, ये तीनों वर्ड हुए शत्रुता या दुश्मनी के सिनोनिम। और दूसरी बात, नाउन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ और देखेंगे कि किसी वर्ड के लास्ट में टी सफिक्स होता है तो ये हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि किसी भी वर्ड को देख के आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन वर्ड है। जैसे इस वर्ड में लास्ट में टी लगा है ना, तो टी लगा है तो इससे पता चलता है कि ये नाउन है। आगे मैं पढ़ाऊँगा टी CY IES F या VES या ER या ER या OR या TION SION, ये सारे वर्ड लगे रहते हैं, सफिक्स लगे रहते हैं तो नाउन होते हैं। और दूसरी मीनिंग से भी आप समझ सकते हैं, शत्रुता दुश्मनी ये एक फीलिंग है, और फीलिंग होगी तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो बहुत तरीके हैं सीखने के, बस है कि एक दिन में आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका सिलेबस एंडिंग की तरफ जाएगा और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तब इंग्लिश आपको डेफिनेटली आने लगेगी। ओके, अब एमिटी जो होता है ये मित्रता होती है, और फ्रेंडशिप मतलब भी दोस्ती या मित्रता। तो ये मीनिंग जो है वो दोस्ती या मित्रता की है ना। एमिटी और फ्रेंडशिप दोस्ती या मित्रता। एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी एंड एनिमोसिटी ये हो गई दुश्मनी। तो इस तरह से 5 वर्ड आपने देखा, 3 सिनोनिम है एंड 2 आपके एंटोनिम है। अब इसको याद कैसे करेंगे एनिमोसिटी को ना, तो एनिमोसिटी अब याद इजिली आप ऐसे कर सकते हैं इस वर्ड को। एनिमोसिटी मतलब होता है शत्रुता। अब याद इसको कैसे करेंगे, शत्रुता या दुश्मनी। एनीमोस्ट यानी जितने भी लोग हैं, एनीमोस्ट यानी मोस्ट लोग, मोस्टली लोग क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु हैं। आज के ज़माने में पड़ोसी का शत्रु है। तो यानी मोस्टली जितने भी लोग हैं ना, उनके आजकल आप देखिए भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है। तो यानी जो मोस्टली लोग हैं ना, उनकी आपस में क्या रहती है, एनिमोसिटी रहती है। एनिमोस्टली लोग जो है ना इस वर्ड में, उनका आपस में क्या होता है, एनिमोसिटी होती है, शत्रुता या दुश्मनी होती है। ओके,
अब जैसे एग्जांपल का सपोर्ट ले लीजिए, ही फेल्ट नो एनिमोसिटी, उसने महसूस किया कोई शत्रुता नहीं, टूवर्ड्स हिज क्रिटिक्स, उसने अपने आलोचकों के साथ ऐसा महसूस किया कि उसकी कोई शत्रुता या दुश्मनी उनसे नहीं है। वेरी सिंपल। अब बात आई एनिमोसिटी वर्ड का, हमें चाहिए सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड यानी समानार्थी। प्रोवेस मतलब होता है निपुणता, कुशलता, दक्षता या योग्यता। मैं शार्ट में लिख देता हूँ, कुशलता या निपुणता या दक्षता। किसी चीज़ में आप काम करने में निपुण हैं, योग्य हैं, जैसे समुद्र वगैरह में या नदी वगैरह में तैरने में आप निपुण हैं या नाव चलाने में आप योग्य हैं, कुशल हैं, तो आपके अंदर प्रोवेश है। अच्छा, टैलेंट आप जानते ही हैं, स्किल भी आप जानते हैं, इनका भी मतलब निपुणता या कुशलता ही होती है। किसी चीज़ में आप कौशल हैं तो कुशलता। अच्छा, थोड़ा अंतर इनमें है। टैलेंट जो होता है वो हमें जन्म से मिलता है। जैसे मान लीजिए सिंगिंग की कुशलता आपके अंदर है तो ये जन्मजात है भाई की वॉइस आपको मिली है। अच्छा, स्किल जो होता है वो यहाँ आके जब आप लाइफ आपकी आती है या जब आप धरती में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद जो आप सीखते हैं कुशलता या निपुणता या स्किल, वो होती है स्किल। इसीलिए राइटिंग स्किल बोला जाता है, ड्राइविंग स्किल बोला जाता है, क्योंकि जन्म लेने के बाद लिखना या कार चलाना हम सीखते हैं। लेकिन सिंगिंग एक अपने आप में टैलेंट है। तो इन दोनों में यही अंतर है। कई बार आपके एग्जाम में आता है, खास कर नाउन में। टैलेंट वो होता है जो हमें जन्म से मिलता है, स्किल वो होती है जो हम जन्म लेने के बाद अपने एफर्ट से सीखते हैं। हॉस्टिलिटी दुश्मनी हो गया तो यही इसका आंसर हुआ। हॉस्टिलिटी को याद कराए थे ना, एक हॉस्टल वाले बच्चे दूसरे हॉस्टल वाले बच्चों के साथ कैसा रिलेशन होता है हॉस्टिलिटी का। अब एनिमोसिटी वर्ड का हमें चाहिए अपोजिट। तो सरकास्म का मतलब जानते हैं क्या होता है? तीखी टिप्पणी। सरकास्म का क्या मतलब होता है? तीखी टिप्पणी। किसी के खिलाफ आप तीखी टिप्पणी करते हैं, आलोचना वाले शब्द, तो उससे सरकास्म बोला जाता है। बेनिवोलेंस मतलब उदारता होती है, दयालुता। बिटरनेस मतलब कड़वाहट। क्या होती है? कड़वाहट। किसी के प्रति आपके मन में कड़वाहट है तो वो बिटरनेस। और एंटीपैथी नापसंदगी होता है। तो एनिमोसिटी का सिनोनिम हो जाएगा एंटीपैथी, और हमें चाहिए अपोजिट। तो यही एक वर्ड है बेनिवोलेंस, कि आप एक तरफ आपकी एनिमोसिटी शत्रुता है, दुश्मनी है, और एक तरफ बेनिवोलेंस नेचर के आप हैं, किसी के प्रति बड़ी उदारता या दयालुता दिखा रहे हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन होगा एप्रोप्रिएट। अब नेक्स्ट वर्ड पे अगर हम लोग चलें तो आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डियर लर्नर, आपका 27 नंबर है मर्कूरियल। मर्कूरियल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। मर्कूरियल का मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर या फिर जो स्टेबल ना हो, बार बार बदलने वाला, बार बार बदलने वाला। अक्सर आप यूज़ करते हैं कि वो आदमी मर्कूरियल मूड का है, अभी कुछ कहता है 2 घंटे बाद अपनी बात से पलट जाता है। तो मर्कूरियल मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अस्थिर है, अपने बातों पे अटल नहीं है, बार बार बदल जाता है, उसे बोलते हैं। अच्छा, यल वाई लगा के आप इसे का एडवर्ब बना सकते हैं, नेस लगा के इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। हालांकि ये चीज़ बाद में सीखनी नहीं पड़ेगी, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सब आप पहचान लेंगे। वोलेटाइल मतलब भी अस्थिर होता है, वोलेटाइल नेचर का भी आदमी होता है। और चेंजेबल एक वर्ड होता है, चेंज बदलना, और चेंजेबल मतलब बदलने योग्य, जो बदल जाए। तो चेंजेबल बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, लेकिन वोलेटाइल और मर्कूरियल ये दोनों फीकल के सिनोनिम है। तो वोलेटाइल नेचर का आदमी होता है और मर्कूरियल मूड का भी आदमी होता है। ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है जो अक्सर अपनी बातों से पलट जाते हैं या कुछ टाइम के बाद बदल जाते हैं। अच्छा, अनचेंजेबल जो कभी चेंज ना हो, या स्टेबल जो एकदम स्थिर रहे अपनी बातों से, तो ये होता है हिंदी। अब मैं बार बार सब नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, या जब आपको हार्ड कॉपी मिलेगी तो उसमें तो सब रहेगा ही। अनचेंजेबल और ये जो आपका सक्सेस ऑफ 247 टेलीग्राम चैनल है, उसी में इन सब की PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो लोग ना जुड़े होंगे अपना जुड़ जाएंगे। और जो बच्चे पेड बैच हमसे करना चाहते हैं तो ये नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उनको शेयर वगैरह कर दीजिएगा कि कई पेड बैच चल रहे हैं ऑनलाइन भी, और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है। लेकिन आपको पता है कि ऑफलाइन की फ़ी मेरी बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन में थोड़ी सी कम है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल का सपोर्ट लेते हैं। तो आई अवॉइड माई मर्कूरियल रूममेट। मैं अक्सर अपने मर्कूरियल जो अस्थिर रूममेट है, मेरा रूम में साथ में रहने वाला है, उसको मैं हमेशा अवॉइड करता रहता हूँ या उससे मैं बचता रहता हूँ। बिकॉज क्यों बचता रहता हूँ? क्योंकि ही सडन मूड स्विंग्स कंसर्न मी। अक्सर जो उसका मूड बदल जाता है वो मुझे चिंतित कर देता है, इसलिए मैं उससे बचता रहता हूँ। तो मर्कूरियल रूममेट यानी अस्थिर आदमी, रूम में जो साथ रहता है।
अब बात करते हैं मर्कूरियल का। मर्कूरियल को याद कैसे करें, पहले ये देख लेते हैं। इसको याद करना बहुत आसान है। मरकरी जैसे आप लोग देखते ही होंगे, गांव में पहले जो मरकरी 110 रुपए की मिलती थी, अब आप वही लॉकडाउन में ख़रीदने जाइए तो 140 रुपए की दुकानदार देगा। तो मरकरी का प्राइस है कम और दे इतना ज़्यादा रहा है, तो आप कहोगे यार तुम तो मर्कूरियल नेचर के हो, हर जगह मरकरी 110 में है और तुम भी पहले 110 में देते थे, आज थोड़ा सा लॉकडाउन क्या लगा तुम 140 में कर दिए। तो जो आदमी मरकरी को मरकरी के रेट को बदल दे वो किस नेचर का है, मर्कूरियल नेचर का है, अस्थिर। अच्छा, इंटरचेंजेबल का क्या मतलब होता है? इंटरचेंजेबल का मतलब होता है पारस्परिक अदला, मतलब एक, ये समझिए एक की जगह दूसरे को यूज़ करना, दैट्स कॉल्ड इंटरचेंजेबल, जिसे एक दूसरे की जगह पे बदला जा सके। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, उसी से बना प्रिडिक्टेबल, यानी जिसकी भविष्यवाणी की जा सके। परमानेंट मतलब होता है स्थायी, और वोलेटाइल मतलब होता है अस्थिर। तो अपोजिट चाहिए, सिनोनिम चाहिए था तो यही इसका लगा। हिंदी में सबकी बोल रहा हूँ, लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा। मर्कूरियल का चाहिए अब हम लोगों को अपोजिट, यानी अस्थिर का अपोजिट स्थिर होगा। तो आइए देखते हैं। फीकल का मतलब भी होता है अस्थिर, ध्यान दीजिएगा, ये भी फीकल नेचर के लिए ही लगता है। फीकल हो गया, वोलेटाइल हो गया, मर्कूरियल हो गया, चेंजेबल हो गया। इन चारों वर्ड का मतलब होता है अस्थिर या बार बार बदलने वाला। वोलेटाइल भी हो गया ना। अनस्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर जो बदले ना, और अनस्टेबल उल्टा हो गया जो बदल जाए, तो यानी अनस्टेबल भी इसी का सिनोनिम हो गया। अब बचा आपका स्टेबल। स्टेबल का मतलब जो बदले ना, जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो ना, तो ये सिनोनिम अपोजिट होगा, तो यही लगेगा। फिर से याद कर लीजिए, मरकरी का प्राइस बार बार बदल जाता है, तो इसका मतलब मरकरी का प्राइस कैसा है, मर्कूरियल है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड की। एक एक वर्ड से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वर्ड आप लोग सीख रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग 28 नंबर जो वर्ड है बोल्ड। बोल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहादुर या साहसी। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहादुर या साहसी ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो थोड़ा समझिएगा अक्खड़पन इसमें होगा, गुस्ताखी का सेंस होगा, ऑडेसिटी वाला नेचर होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा से बहस कर ले, तो साहस तो है उसके अंदर, साहसी तो है, लेकिन क्या ये सही है अपने टीचर से बहस कर ले, अपने सीनियर से बहस कर ले? तो ऐसे सेंस में जहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं जो रेलिवेंट नहीं है, गुस्ताखी के सेंस में थोड़ा निगेटिव टोन का वर्ड है, उस जगह साहस दिखाना, तो उसे बोल्ड बोलते हैं। ठीक है, बोल्डली इसका एडवर्ब होता है और बोल्डनेस इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी साहस। अब ब्रेव सिनोनिम है इसका, इंट्रीपिड ये भी सिनोनिम है। ब्रेव होता है बहादुर या साहसी, इंट्रीपिड भी होता है बहादुर या साहसी, और बोल्ड भी होता है बहादुर या साहसी। लेकिन बोल्ड थोड़ा उस सेंस में कि आप अपने बड़ों से बहस कर लें, या अपने टीचर से लड़ जाएं, या अपने सीनियर से लड़ जाएं, तो साहस तो आपने दिखाया, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, तो उस सेंस में बोल्ड वर्ड का यूज़ होता है। लेकिन जो ब्रेव होता है ना, ये सोल्जर वगैरह के लिए लगता है, ब्रेव सोल्जर आपने सुना होगा, साहसी सैनिक। और जो इंट्रीपिड होता है ये भी निडर या निर्भीक होता है, जो किसी से डरता उड़ता नहीं। तो ये तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम हुए। अब बात एंटोनिम किया जाए, चिकन हार्टेड चूजे का दिल जैसा, यानी डरपोक, और कावड़ मतलब भी क्या होता है, डरपोक। क्या होता है, डरपोक। हालांकि यहाँ कावड़ नहीं, कावड़ली यूज करिए, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, कावड़ तो नाउन होता है, तो कावड़ तो डरपोक आदमी हो जाएगा, और कावड़ली मतलब डरपोक होता है, तो बना लीजिएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट वाज बोल्ड इनफ, वो जो स्टूडेंट था इनफ पर्याप्त रूप से साहसी या बहादुर था, टू डिफी मतलब उल्लंघन करने के लिए द टीचर्स आर्डर, टीचर का आर्डर नहीं मानने के लिए वह पर्याप्त रूप से बहादुर या साहसी था। अब याद कैसे करेंगे बोल्ड को? जैसे ऐसे याद कर लीजिए, कोई बॉलर है और उसने कहा मैं इस गेंद में आपको बोल्ड मार दूंगा, और जैसे आप शोएब अख्तर वगैरह मलिंगा वगैरह के बारे में सुने होंगे, कहे कि बोल्ड मारते थे, तो कोई खिलाड़ी या प्लेयर जो बॉलर है और कहे कि किसी गेंद में बोल्ड मार दे, तो किस नेचर का है, बोल्ड नेचर का है। अगला, बोल्ड का सिनोनिम हमें चाहिए, तो डेयरिंग मतलब साहसी या बहादुर होता है ना। डेयरिंग अक्सर आप मूवी वगैरह का नाम सुनते हैं, डेयरिंग खिलाड़ी करके ना, तो डेयरिंग वो व्यक्ति होता है जो स्टंट वगैरह में काफ़ी साहस दिखाता है, तो सिनोनिम तो हो ही जाएगा। साई का मतलब शर्मीला या संकोची होता है, शर्मीला या संकोची, जो लड़कियां होती हैं साई नेचर की होती हैं। कवर्डली कायर या डरपोक होता है। टिमोरस मतलब भी कायर या डरपोक, तो कवर्डली और टिमोरस तो अपोजिट है। और बोल्ड का अब चाहिए अपोजिट,
तो कॉन्फिडेंट तो आत्मविश्वासी, साहसी बोल सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा वही कॉन्फिडेंट होगा, तो साहसी या बहादुर हो गया। इंट्रीपिड मतलब होता है निर्भीक या निडर, बहादुर ये भी हो गया। ब्रेव मतलब भी होता है बहादुर या साहसी। टिमिड मतलब होता है कायर, तो यही इसका अपोजिट होगा। तो कावर्डली, टिमिड, टिमोरस, चिकन हार्टेड ये सब डरपोक या कायर होते हैं। ब्रेव, इंट्रीपिड, कॉन्फिडेंट, डेयरिंग और आपका बोल्ड ये सब बहादुर या साहसी होते हैं। और साई का मतलब संकोची या शर्मीले नेचर का होगा कोई। तो बहुत ढेर सारे आप वर्ड देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें अब, तो नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड जो है 29, बहुत ढेर सारे एग्जाम में देखिए आए हैं, कुछ तो मैंने लिखा है और इससे भी ज़्यादा और आए होंगे कि हमने लिखा नहीं। बात करते हैं इमिनेंट। इमिनेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध या प्रख्यात, प्रसिद्ध या प्रख्यात ना। अच्छा, इसका सिनोनिम क्या होता है? प्रोमिनेंट, ये भी होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात। इलस्ट्रियस मतलब भी होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात। अनइम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, जो प्रख्यात ना हो। अननोन जिसे कोई जानता ही नहीं करता, तो अनइम्पॉर्टेंट और अननोन का मतलब होता है जिसे कोई नहीं जानता, यानी जिसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, प्रख्यात जो नहीं है। जबकि इलस्ट्रियस, प्रोमिनेंट और इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात। अब आप समझिएगा, इमिनेंट वर्ड का यूज़ हम लोग नॉर्मली उस सेंस में करते हैं जो, जैसे ध्यान से समझिए, इमिनेंट होता कौन है? इमिनेंट कोई, जैसे कोई पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन है और उसमें कोई अपने उद्योग वगैरह में कोई अगर प्रसिद्ध है तो वो प्रोमिनेंट है। नहीं, ऐसे समझिए, वो क्या है? इमिनेंट है। और ये जो प्रोमिनेंट होता है ये नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं या पॉलिटिशियन जो होते हैं वो, हालांकि इंटरचेंज करके आप लगा सकते हैं, लेकिन कभी क्लोज टेस्ट में दोनों आ जाए तो आप जानते रहिएगा, इमिनेंट भी प्रसिद्ध होता है या प्रख्यात, प्रोमिनेंट भी प्रसिद्ध या प्रख्यात। लेकिन जो इमिनेंट होता है ये कोई भी प्रोफेशन में कोई प्रोफेशनल है और उसमें अपने प्रोफेशन में प्रख्यात है। जैसे धीरू भाई अंबानी थे या मुकेश अंबानी हैं या रतन टाटा हैं, ये अपने प्रोफेशन के कारण प्रख्यात है ना, तो ये क्या है? ये इमिनेंट है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन बहुत प्रख्यात है जैसे मोदी जी वगैरह, तो वो क्या है? प्रोमिनेंट। और इलस्ट्रियस तो प्रख्यात या प्रसिद्ध बोल ही सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग द अराइवल ऑफ एन इमिनेंट साइंटिस्ट। एक बहुत प्रख्यात साइंटिस्ट के आने का इंतजार वो लोग या आशा कर रहे थे। और जानते हैं कई बार हम लोग प्रोमिनेंट एक्टर भी बोलते हैं ना, प्रसिद्ध एक्टर, जैसे वर्साटाइल एक्टर, वेटरन एक्टर यूज़ होता है। इमिनेंट का, अच्छा इमिनेंट को याद कैसे करेंगे? इनको सेम राइमिंग के थ्रू लर्न कर सकते हैं। हालांकि सेम राइमिंग वाला भी एक दो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। प्रोमिनेंट जैसे सिंपैथी इम्पैथी होता है ना, उसी तरीके से देखिए, इमिनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, इमिनेंट। जो इमिनेंट है वो प्रोमिनेंट है, जो प्रोमिनेंट है वो इमिनेंट है। प्रोमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट, प्रोमिनेंट, सिंपैथी इम्पैथी, ऐसे एक सीरीज डाल दूंगा तो काफ़ी मदद मिलेगी। तो इमिनेंट मतलब जो इमिनेंट है वही प्रोमिनेंट है, जो इमिनेंट है वही प्रोमिनेंट है, यानी दोनों आपस में क्या है? सिनोनिम। जैसे आपका होता है सिंपैथी एंड आपका इम्पैथी, तो जो सिंपैथी है वही इम्पैथी है, जो इम्पैथी है वही सिंपैथी, दोनों सिनोनिम है। इसी तरह से सिमुलेट, इमुलेट, तो सिमुलेट का सिनोनिम इमुलेट होता है। तो बहुत आसानी से इनको कोरिलेट किया जा सकता है, इनकी वीडियो में अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको याद कर लीजिए, इमिनेंट प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट इमिनेंट, यानी प्रसिद्ध या प्रख्यात। अब बात करते हैं इमिनेंट के सिनोनिम की। तो प्रोमिनेंट इसका सिनोनिम हो गया इमिनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, इमिनेंट। इफिशिएंट का मतलब होता है योग्य, कुशल, कहते हैं ना इनके अंदर इफिशियंसी है, ये इफिशिएंट है, योग्य, कुशल। अननोन जिसे कोई नहीं जानता हो। प्लीजेंट मतलब होता है सुखद या मनोहर, सुखद, खासकर मौसम वगैरह होता है ना प्लीजेंट। आज का मौसम बड़ा प्लीजेंट था, बड़ा सुहावना था। प्लीजेंट मॉर्निंग भी होती है, अक्सर आप यूज़ करते हैं, मौसम के लिए लगता है। इमिनेंट का अपोजिट चाहिए, तो प्रिकैरियस मतलब तो खतरनाक होता है, प्रिकैरियस सिचुएशन होती है, किसी आप खतरनाक कंडीशन में फंस गए हैं या सिचुएशन में, तो प्रिकैरियस होती है। नटोरियस का मतलब कुख्यात होता है, प्रसिद्ध तो होता है लेकिन निगेटिव सेंस में, कुख्यात। जब कोई गलत इलीगल बिजनेस वगैरह कोई कर रहा, उसमें अगर कोई प्रसिद्ध हो गया तो नटोरियस होता है, कुख्यात मतलब गलत सेंस में। डाकू वगैरह क्या होते हैं? कुख्यात, नोटोरियस। इंटेलिजेंट तो आप जानते हैं बुद्धिमान होता है, और अननोन जिसे कोई जानता ही नहीं। तो इमिनेंट प्रसिद्ध होता है, प्रख्यात। उसका अपोजिट कौन होगा? जिसे कोई नहीं जानता, तो अननोन।
अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है नेक्स्ट वर्ड है 30 एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य या विपदा या आपदा। आपदा या विपदा या दुर्भाग्य ना। अच्छा, एडवर्सिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये टी वाई लगा है लास्ट में, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। मिसफॉर्चून इसका सिनोनिम है। इल लक या बैड लक ये भी इसका सिनोनिम है। मिसफॉर्चून मतलब भी दुर्भाग्य, इल लक बेकार लक है यानी दुर्भाग्य, और एडवर्सिटी मतलब भी दुर्भाग्य। फॉर्चून मतलब भाग्य होता है, तो मिस फॉर्चून लगा है तो अपोजिट बन गया यानी दुर्भाग्य। फॉर्चून मतलब किस्मत या भाग्य, और गुड लक मतलब भाग्य यानी अच्छा लक। तो फॉर्चून और गुड लक का मतलब होता है सौभाग्य या भाग्य, और मिस फॉर्चून, इल लक और एडवर्सिटी का मतलब आपदा, विपदा, समस्या या आप बोल सकते हैं दुर्भाग्य। याद कैसे करेंगे एडवर्सिटी? एडवर्सिटी अब बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि एडवर्सिटी, एडवर्सिटी ऐसे, एडवर और सिटी को रिलेट कर लो CITY से। अगर इस सिटी के, मान लो प्रयागराज के बच्चे हैं और एग्ज़ाम उनका कोई आने वाला है, और अगर यहाँ के बच्चों को एडवर्ब चैप्टर नहीं आ रहा है तो इस सिटी के बच्चों के क्या है? एडवर्सिटी है। अगर इस सिटी के बच्चों को एडवर्ब नहीं आ रहा है तो उनके लिए क्या है? एडवर्सिटी है, विपदा है, आपदा है, दुर्भाग्य है उनके लिए, क्योंकि एग्जाम में एडवर्ब चैप्टर सीरियल आएगी, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर एडवर्ब इस सिटी के बच्चों को नहीं आ रहा है तो क्या है? एडवर्सिटी है, विपदा है, आपदा है। एडवर्ब अगर सिटी के बच्चों को नहीं आ रहा तो ये उनके लिए एडवर्सिटी है। अब एग्जाम्पल देखिए, ही ओवरकम मेनी पर्सनल एडवर्सिटीज, उसकी जो व्यक्तिगत बहुत सारी समस्याएं थी, बाधाएं थी, आपदाएं थी, विपदाएं थी, या जो उसका दुर्भाग्य था उस पर वो धीरे धीरे ओवरकम कर लिया है, यानी काबू पा लिया। ओवरकम मतलब काबू पाना। अब एडवर्सिटी का हमें चाहिए सिनोनिम। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, डार्कनेस मतलब अंधेरा, अंधकार, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचनात्मक, आलोचनावाद बोल सकते हैं, या आलोचना नाउन के सेंस में बोल दीजिए। टाइम ऑफ ट्रबल मतलब समस्या की घड़ी यानी दुर्भाग्य, आपदा, विपदा, तो यही लगेगा। एडवर्सिटी का अपोजिट चाहिए तो कैजुअलिटी का मतलब तो होता है आकस्मिकता। कैलामिटी मतलब विपदा या दुर्भाग्य, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। मिसफॉर्चून मतलब भी दुर्भाग्य या विपदा, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। और चाहिए हमको अपोजिट तो प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सब है, तो ये हो गया इसका अपोजिट। एक तरफ समृद्धि जिसके पास सब है, और एक तरफ एडवर्सिटी जिसके पास दुर्भाग्य है, विपदा है, आपदा है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका 31 स्टेसी। स्टेसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब होता है ब्लिस यानी खुशी। स्टेसी का क्या मतलब होता है? खुशी। जैसे मान लीजिए किसी के घर में बच्चा हुआ तो खुशी का माहौल हो गया, तो ये स्टेसी है, खुशी ना। ब्लिस मतलब भी खुशी, रैप्चर मतलब भी खुशी, लेकिन ब्लिस का मतलब समझते हैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस को ब्लिस बोला जाता है, यानी खुशी का अगर सबसे बड़ा कोई वर्ड होता है तो होता है ब्लिस, ठीक है, जिसे आप परमा आनंद भी बोलते हैं। तो स्टेसी, ब्लिस और रैप्चर का मतलब खुशी या प्रसन्नता हो गई। डिप्रेशन और मिजरी का मतलब तो आप जानते हैं, डिप्रेशन का हताशा, निराशा, और मिजरी मतलब भी दुख, कष्ट। तो देखिए जो सिनोनिम होते हैं जरूरी नहीं है कि उनका आप एकदम शाब्दिक अर्थ निकालें, इनको कैजुअलिटी समझना पड़ता है। ओके, तो डिप्रेशन मतलब आपदा, विपदा, समस्या, मिजरी मतलब भी दुख, कष्ट, तो ये दोनों वर्ड इस वर्ड के क्या कहलाएंगे? अपोजिट, यानी खुशी के निराशा, हताशा, दुख, दर्द, ये सब क्या है? खुशी का अपोजिट हो गया। अब बात करते हैं स्टेसी को याद कैसे करें। तो एक अपने हिंदी में अक्सर आप बोलते हो कि अभी मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, अभी मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, अभी मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, यानी आपको दूसरों की ऐसी की तैसी करने में क्या आता है? स्टेसी। आपको दूसरों की ऐसी की तैसी करने में क्या मिलता है? स्टेसी। आपको दूसरों की ऐसी की तैसी करने में स्टेसी मिलती है, खुशी मिलती है। She experienced a state of ecstasy the day her first child was born। जब उसका पहला इकलौता बच्चा जन्म लिया तो उसने महसूस किया, एक प्रकार की खुशी का अनुभव किया। स्टेसी का हम लोगों को चाहिए सिनोनिम। तो डेंजर मतलब होता है खतरा ना, फियर मतलब डर, ग्रीफ मतलब दुख, दर्द होता है,
हैप्पीनेस खुशी, तो स्टेसी मतलब खुशी और हैप्पीनेस मतलब खुशी। स्टेसी का चाहिए अपोजिट, तो कंपंक्शन का मतलब होता है पश्चाताप, रिपेंटेंस मतलब भी होता है पश्चाताप, पेनाइंस मतलब भी होता है पश्चाताप। इन तीनों का मतलब होता है पश्चाताप। और एगोनी का मतलब होता है कष्ट, दुख, दर्द। तो एक तरफ खुशी, एक तरफ दुख, दर्द। और एगोनी बहुत बड़ा वर्ड है, मेंटली और फिजिकली दोनों, शारीरिक और मानसिक दोनों तकलीफ है तो वो एगोनी बोला जाता है उसको, ठीक है। स्टेसी, ऐसी की तैसी करने में मुझे क्या मिली, स्टेसी मिली, मतलब मुझे खुशी मिली। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का 32 और वो वर्ड है आपका क्या है, एमिएबल। एमिएबल, एमिएबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ए बी एल ई बी एल ई आई बी एल ई ओ यू एस ए टी नॉर्मली लगे होते हैं तो क्या होते हैं, अक्सर वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। हालांकि ए टी से वह भी बनता है लेकिन कई बार एडजेक्टिव भी बन जाता है। तो एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, फ्रेंडली, किसी से आपका नेचर बहुत अच्छा है, मित्रवत नेचर के आप हैं तो आप ये नेचर आपका क्या है। कई बार बच्चों के साथ पेरेंट्स बहुत घुल मिल के रहते हैं तो एमिएबल नेचर के होते हैं। अच्छा, एग्रीएबल मतलब भी होता है मित्रवत, एग्री का मतलब सहमत होता है ना, तो उसी से बना है ये। और फ्रेंडली मतलब जिससे साथ दोस्ताना संबंध हो, तो एग्रीएबल, फ्रेंडली और एमिएबल का मतलब मित्रवत ना। जबकि हॉस्टाइल और डिसएग्रीएबल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल मतलब होता है ना, इसी से हॉस्टिलिटी बनती है, तो हॉस्टाइल और डिसएग्रीएबल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण संबंध ना, जबकि ये कैसा होता है, मित्रवत। अब बात है एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स सीम्ड वेरी एमिएबल, उसके पेरेंट्स माता पिता ऐसे प्रतीत हुए कि बड़े एमिएबल हैं, फ्रेंडली हैं। अब अगर आपको इसको याद करना है तो राइमिंग मेथड से याद कर सकते हैं, बाकी रूट वर्ड के थ्रू भी याद कर सकते हैं, बट रूट वर्ड अभी नहीं पढ़ाया हूँ तो उससे नहीं छेड़ता हूँ, लास्ट में पढ़ाऊँगा। एमिएबल को एमिकेबल से रिलेट कर सकते हैं, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब भी होता है मित्रवत। तो ये राइमिंग देखिए सेम है, जो चीज़ जो एमिएबल है वो एमिकेबल है, जो एमिकेबल है वो एमिएबल है। जैसे जो सिंपैथी है वो इम्पैथी है, जो इम्पैथी है वो सिंपैथी है। जैसे जो इमिनेंट है वो प्रोमिनेंट है, जो प्रोमिनेंट है वो इमिनेंट है। जैसे जो सिमुलेट है वही इमुलेट है, जो इमुलेट है। इससे बहुत आसान कई तरीके हैं वर्ड पार्ट तैयार करने के, मैं 1 बाय 1 करके सब याद कराऊंगा। तो एमिएबल को एमिकेबल से कोरिलेट कर लेंगे तो एक साथ दोनों वर्ड तैयार होंगे। अब एमिएबल वर्ड के सिनोनिम की बात हम लोग करते हैं। तो पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय, खासकर पॉपुलर कोई चीज़ होती है, संगीत वगैरह या कोई वस्तु पॉपुलर लोकप्रिय हो गई तो उसके लिए। जनरस मतलब उदार या दयालु नेचर का कोई व्यक्ति है। फ्रेंडली मतलब होता है जो बहुत घुल मिल के रहता है, दोस्ताना अंदाज में, तो यही इसका आंसर होगा। रीजनेबल का मतलब तो तार्किक, कहते नहीं कि जो मेरा बैच है एट अ रीजनेबल कास्ट पे है, बहुत ही कम फी है, ऐसा। रीजनेबल का मतलब तार्किक। एमिएबल का अपोजिट चाहिए तो कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक, जैसे कोई चेयर है काफ़ी कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना या मित्रवत। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण, तो अपोजिट चाहिए तो यही लगेगा। और कार्डियल का मतलब तो मित्रवत होता है, वो तो सिनोनिम बन जाएगा, हमें चाहिए था अपोजिट। तो एमिएबल जो है वो एमिकेबल है, जो एमिकेबल है वो एमिएबल है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिटर। क्या बात करते हैं, डिटर। डिटर वर्ब है, इसका मतलब किसी को रोकना, किसी को किसी काम को करने से रोकना, और खासकर वो काम जो काम डेंजर हो, जिसमें कोई खतरा हो, इस चीज़ को बता के किसी व्यक्ति को उस काम को करने से मना कर देना यानी रोक देना। अच्छा, डिटरेबल का मतलब उसी का एडजेक्टिव है और मेंट लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा। डिस्करेज का मतलब भी होता है रोकना, और हिंडर का मतलब भी रोकना या बाधित करना। अच्छा, अब दिक्कत क्या है, डिटर वर्ड का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकते तो हैं, लेकिन किस लिए, क्योंकि वो काम उसके लिए खतरा साबित कर देगा, डेंजर होगा। डिस्करेज क्या होता है, डिस्करेज होता है किसी को मेंटली कमज़ोर कर देना। किसी ने कहा मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, करूँ, तो आपने कहा नहीं यार तुमसे IAS कभी नहीं निकलेगा, तो आपने उसे मेंटली कमज़ोर कर दिया, यानी उसको प्रोत्साहित नहीं हतोत्साहित कर दिया, यानी उसकी पावर को रोक दिया, उसे कुछ करने से रोक दिया। हिंडर मतलब भी होता है रोकना, बाधा डाल देना, रास्ते में अड़चन डाल देना, तो दूर के तीनों ये सिनोनिम हो गए। इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, पॉजिटिव वर्ड है। और असिस्ट मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना किसी काम को करने में, तो वो भी कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएगा दूर का। तो इनकरेज और असिस्ट मतलब होता है प्रोत्साहित करना या मदद करना, जबकि डिटर और डिस्करेज और हिंडर मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोक देना। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं
तो एग्जाम्पल जो है उसको देखते हैं। आई नीड टू फाइंड अ ह्यूमन वे, हम लोगों को ज़रूरत है एक मानवीय तरीका खोजने की, टू डिटर रोकने के लिए, ऑल द वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन, फ्रॉम रेवेजिंग मतलब नष्ट करना, माई वेजिटेबल गार्डन, जो हमारा सब्जियों वाला बगीचा है और उसको ये जो जंगली जानवर नष्ट कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम लोगों को कोई मानवीय तरीका खोजना चाहिए ना। अब देखिए डिटर का मतलब होता है रोकना, टू डिसअप्रूव्ड, डिसअप्रूव का मतलब होता है किसी को अप्रूवल ना देना, सहमति ना देना ना। डिफर का मतलब होता है DIFFER है, तो इस डिफर का मतलब होता है भिन्न भिन्न होना, कहते हैं ये चीज़ इस चीज़ से डिफर है, इसी से तो डिफरेंट बनता है। हिंडर मतलब रोकना या बाधित करना, तो यही आंसर होगा। निगलेक्ट का मतलब तो कोई चीज़ अस्वीकार कर देना, अनदेखा कर देना, कहते नहीं हम उनकी शादी में गए थे और उसने हमें निगलेक्ट कर दिया। अगला देखिए डिटर का अपोजिट, तो डिस्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ स्वीकार ना करना, ना मानना। इनकरेज का मतलब किसी को क्या करना, प्रोत्साहित करना, तो यही लगेगा। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकना। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना भी होता है, उत्तेजित होना भी होता है। सारी मीनिंग मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग सब लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो। अच्छा डिटर को हम लोग याद नहीं करेगा, इसको थोड़ा 1 मिनट याद कर लो। डिटर को ऐसे याद करो, डिटर मतलब रोकना, डिटर मतलब रोकना। याद कैसे करोगे, एक वर्ड होता है ना डिटर और एक वर्ड होता है हीटर, तो हीटर चलाने से मैंने उसको डिटर कर दिया। हीटर कमरे में रखा था तो कोई बच्चा चलाने जा रहा था, उस पर खाना बनाने जा रहा था, तो जो मकान मालिक था उसने हीटर चलाने से किराएदार को क्या कर दिया, डिटर कर दिया। हीटर चलाने से डिटर कर दिया, रोक दिया कि हीटर मत चलाना, हीटर चलाने से डिटर कर दिया, रोक दिया। तो इस तरह से इजीली तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं 34 बॉस्टेरस। बॉस्टेरस OUS लगा है ना, तो किसी वर्ड के लास्ट में OUS सफिक्स लगा रहता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। तो बॉस्टेरस का मतलब होता है शोर शराबे से भरा हुआ, जहाँ हल्ला गुल्ला हो। लोग कई बार बहुत मौज मस्ती भी करते हैं, शराब वगैरह पी के एंजॉय वगैरह, तो उस शोर शराबे को भी बॉस्टेरस बोलते हैं। तो बॉस्टेरस का मतलब होता है शोर शराबा से भरा हुआ, या हंगामा बोल सकते हो ना। बॉस्टेरस में LY लगा दोगे एडवर्ब बन जाएगा, नेस लगा दोगे इसका नाउन बन जाएगा। क्लैमरस मतलब भी होता है शोर शराबा से भरा हुआ। बोसिफेरस मतलब भी होता है शोर शराबा हंगामा। तो ये तीनों सिनोनिम हो गए। काम का मतलब शांत और सबड्यूड का मतलब भी शांत, जहाँ शोर शराबा ना हो, और काम में L साइलेंट है, ठीक है। तो ये शांत और ये शोर शराबा से भरा हुआ। देयर चिल्ड्रन, उसके जो बच्चे हैं, आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं, बट लेकिन दे कैन गेट अ बिट टू बॉस्टरस, लेकिन कभी कभी थोड़े वो क्या हो जाते हैं, शोर शराबा से भर जाते हैं, मतलब कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एंजॉय वगैरह करने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं। बॉस्टरस का हम लोगों को क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। तो सीरीन का मतलब होता है शांत ना। ह्यूज का मतलब विशाल या बड़ा, कई बार ह्यूज डेप्थ वगैरह भी होता है, बड़ा। काम मतलब शांत, तो क्या चाहिए था, अपोजिट चाहिए था ना। नॉइजी मतलब शोर शराबा से भरा हुआ, तो नॉइजी इसका होगा। तो बॉस्टरस का सिनोनिम नॉइजी हो जाएगा। बॉस्टरस का अपोजिट चाहिए, तो पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित। क्लैमरस का मतलब शोर शराबा से भरा हुआ। अनरूली का मतलब जहाँ नियम कानून का पालन न किया जाए, उल्लंघन किया जाए, अनियंत्रित बोल सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम जो होगा वो यही होगा, पीसफुल ना। अच्छा अब आई बात कि इसको याद कैसे करें, बॉस्टेरस को याद कैसे करें बॉयज़ से। जो ये बॉयज़ हैं, जो ये 13 बॉयज़ हैं, वो कैसे हैं, अरे कई बार होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे बड़े शरारती और हंगामा करते रहते हैं, तो ये जो बॉयज़ हैं वो बॉस्टेरस हैं। ये जो आपके बॉयज़ हैं वो बड़े बॉस्टेरस नेचर के हैं, शोर शराबा हंगामा हमेशा करते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का डैमसेल। डैमसेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। डैमसेल का मतलब होता है, ये वन वर्ड में कई बार आता है, अविवाहित युवती। कोई महिला है या कोई लड़की है और काफ़ी दिन हो गया लेकिन उनकी शादी अभी नहीं हुई है, तो उन्हें डैमसेल बोला जाता है। मेडन भी बोल सकते हैं सिनोनिम में।
यंग वुमेन भी बोल सकते हैं, और अपोजिट तो इसका कोई खास होगा नहीं, लेकिन अगर आप वुमेन के सेंस में यूज़ करें तो मैन कर सकते हैं। मोस्ट मैन, बहुत सारे जो आदमी हैं, विल हेल्प, वो मदद करेंगे। आ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, एक जो अविवाहित युवती है अगर वो डिस्ट्रेस, परेशानी में, बेचैनी में रहेगी तो बहुत लोग उसकी मदद करेंगे। अब डैमसेल को याद कैसे करें, बड़ा आसान है। कल हमारे गांव में, ऐसे याद कर लीजिए, कल हमारे गांव में डैम से जो लड़की, डैम से जो लड़की कूद के जान दे दी, वो कैसी थी, डैमसेल थी। काफ़ी एज हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, तो फ्रस्ट्रेट होके डैम से जो लड़की कूद के जान दे दी थी वो क्या थी, डैमसेल थी, अविवाहित युवती थी। अब डैमसेल का सिनोनिम चाहिए तो मैन तो आदमी होता है, मेडन बोल सकते हैं तो ये लगेगा। टिटोटलर तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शराब नहीं पीता, और न्यूमिस्मैटिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो सिक्कों को इकट्ठा करता है। अब डैमसेल का अपोजिट चाहिए तो मैन लगा सकते हो, काफ़ी दूर का है। पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्रता। डेक्स्टरिटी का मतलब होता है निपुणता, कुशलता, दक्षता। एडेप्ट का भी मतलब होता है कुशल या दक्ष होता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं 36 जो वर्ड है वो है फेक। फेक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फेक का मतलब क्या होता है, नकली, स्पूरियस टाइप का, क्या होता है, नकली। अब ध्यान देने वाली बात ये है, फेक का मतलब होता है नकली। फेक मतलब क्या होता है, नकली। लेकिन फेक न्यूज़ होती है ना, कई बार फेक ज्वेलरी वगैरह के लिए हम लोग लगाते हैं, तो फेक मतलब नकली होता है। अब देखिए, काउंटरफीट ये भी होता है नकली, और फोनी ये भी होता है नकली। लेकिन काउंटरफीट जो नकली होता है डियर लर्नर, ये नकली होता है। जैसे करेंसी वगैरह होती है, जो नोट वगैरह होती है वो नकली है तो उसे काउंटरफीट बोलते हैं। और फोनी भी नकली के सेंस में यूज़ होता है। ओरिजिनल और ट्रूथ मतलब सच्चाई जिसमें झूठ नहीं है, और ओरिजिनल मतलब वास्तविकता, जो चीज़ ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दूर के अपोजिट बन जाएंगे। फेक, काउंटरफीट, फोनी, इन तीनों वर्ड का मतलब है नकली। फेक होती है आईडी वगैरह फेक बनाते हो आप लोग, फेक ज्वेलरीज वगैरह होती है नकली ना। फेक कई बार न्यूज नकली होती है। काउंटरफीट का मतलब होता है एग्जैक्ट जाली टाइप का, पैसे वैसे में नोट वगैरह नकली है तो काउंटरफीट लगाते हैं। फोनी का नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल का सपोर्ट हम लोग लेते हैं डियर। ऑल द पेंटिंग, जो ये सारी पेंटिंग्स हैं, प्रूव्ड टू बी फेक्स, वो सारी की सारी नकली साबित हो गई जो पेंटिंग थी। अब बात आती है कि इस फेक वर्ड को याद कैसे करें, तो हमें लगता है ये बहुत इजीली लर्न किया जा सकता है। फेक आईडी आप बनाते हो, लड़का पता चला लड़का है, लड़की बन के आईडी बनाया, तो फेक आईडी मतलब नकली आईडी। फाल्स मतलब झूठा ना, नकली। तो सिनोनिम चाहिए तो ये काम कर जाएगा। रियल मतलब वास्तविक होता है। रियल मतलब जो चीज़ें क्या हों, वास्तविक हों, रियल घटनाएं होती हैं ना। अच्छा, फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक, जो तथ्य पर आधारित हो, जिसमें वास्तविकता हो, साइंटिफिक प्रूफ हो। जेन्युइन मतलब भी असली, कहते हैं जेन्युइन लव है ना, असली या वास्तविक, जिसमें कोई फॉल्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते जेन्युइन की, फैक्चुअल की, रियल की, तो ये फेक के अपोजिट बन जाएंगे। और फॉल्स जो है फेक का सिनोनिम है। और पूछा हमसे क्या था, सिनोनिम। अब बात करते हैं फेक का अपोजिट हम लोगों को चाहिए। रियल मतलब वास्तविक होता है, फेक मतलब नकली होता है ना, तो यही इसका आंसर होगा। अच्छा, स्पूरियस मतलब भी नकली या बनावटी होता है। लेकिन डियर लर्नर, स्पूरियस जो होता है वो ना आपका क्या होता है, वो होता है स्पूरियस, जैसे वादे वगैरह लोग नहीं करते नकली या झूठे, तो उस सेंस में यूज होता है। उस सेंस में क्या होता है, यूज होता है स्पूरियस। और आइडियल का मतलब होता है आदर्श, कहते नहीं हमारे आइडियल हैं। स्पूरियस नकली, आइडियल आदर्श के सेंस में, रॉन्ग मतलब गलत। और अगर अब आपके पास ढेर सारे वर्ड डियर स्टूडेंट, स्पूरियस मतलब नकली, फेक मतलब नकली ना, काउंटरफीट मतलब नकली, फोनी मतलब नकली। तो इन सब में अंतर क्या है, काउंटरफीट नकली होता है, नोट वगैरह के लिए लगाते हैं। फेक नकली होता है ज्वेलरी वगैरह या न्यूज़ वगैरह के लिए ना, या आईडी वगैरह के लिए। स्पूरियस नकली होता है वो आपका क्या, जो बनावटी वादे वगैरह नेता लोग करते हैं उसके लिए। और इसके अपोजिट में बात करें, रियल मतलब वास्तविक होता है, कोई घटना वगैरह रियल है ना। और फैक्चुअल कोई चीज़ साइंटिफिक प्रूफ है, फैक्ट पे आधारित है
जेन्युइन लव वगैरह होता है ना। तो इस तरीके से ढेर सारे वर्ड आपके पास आए और इस वर्ड को मैंने कोरिलेट भी कर दिया कि फेक आईडी आपने बनाई यानी नकली आईडी बनाई। तो आइए डियर लर्नर नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डियर, नेक्स्ट वर्ड है 36 एक्सट्रीकेट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है ना। इसका मतलब होता है मुक्त करना या छोड़ना, जैसे टू एस्केप आर इनेबल समबडी टू एस्केप फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कई बार होता है आदमी बचता नहीं है, भागता नहीं है, यानी किसी चीज से आदमी बचता रहता है। मान लीजिए आपके पास कई वर्डन आ गया काम करने के लिए, तो अब आप काम से बच रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं अपने आप को, तो आप क्या है, एक्सट्रीकेट हैं। तो एक्सट्रीकेट का मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त करना या छोड़ाना या छोड़ना, जो भी अपने आप से एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि अपने आप को बचाना ना। अब अगर बात करें एक्सट्रीकेबल, ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। रिमूव मतलब हटाना, कई बार आप अक्सर लोगों को रिमूव कर देते हैं, ऑप्शन को रिमूव कर देते हैं, हटाना। और डिटैच मतलब अलग करना, जैसे अटैच मतलब कोई चीज़ जोड़ना, उसी तरह से डिटैच मतलब हटाना। तो रिमूव, डिटैच और एक्सट्रीकेट मतलब मुक्त करना, दूर करना, हटाना। अटैच और कनेक्ट आप जानते हैं, अटैच मतलब किसी चीज़ को अटैच करना, जोड़ना, और कनेक्ट मतलब भी जोड़ना। आप मोबाइल का जो डाटा केबल वगैरह होता है, आप क्या करते हैं, डिवाइस वगैरह से कनेक्ट करते हैं। तो अटैच और कनेक्ट का मतलब जोड़ना, रिमूव, डिटैच और एक्सट्रीकेट का मतलब मुक्त करना या हटाना। अब एग्जांपल देख लीजिए, ही हैड मैनेज टू एक्सट्रीकेट हिमसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। उसने क्या किया, मैनेज किया, यानी ये चीज़ व्यवस्थित कर ली कि बहुत सारी जो ऑफिशियल औपचारिकताएं जो ड्यूटी उसके पास थी, तो उससे उसने अपने आप को मुक्त कर लिया, छुड़ा लिया, हटा लिया। अब आई बात कि एक्सट्रीकेट को याद कैसे करें। एक्सट्रीकेट, 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 अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रीकेट, मान लीजिए आप 5 कैट पालना चाहते हैं बिल्ली और हो गई 15, तो 10 कैट को आप क्या करेंगे, एक्सट्रीकेट कर देंगे। एक्स्ट्रा कैट आएगी तो आप कैट को क्या करेंगे, एक्सट्रीकेट कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब डिलीट का मतलब तो मिटाना होता है, इंट्रिकेट का मतलब जटिल होता है ना, रिमूव मतलब भी हटाना होता है, कॉम्प्लिकेट मतलब भी जटिल या कठिन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिमूव। देखिए रिमूव मतलब हटाना होता है, दूर करना, और डिलीट मतलब साफ करना, मिटाना होता है। एक बार रिमूव ना होता तब डिलीट लगा सकते थे। इंस्टिगेट का अपोजिट चाहिए तो इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, दंगे वगैरह को लोग भड़का देते हैं तो इंस्टिगेट होता है। प्रोवोक और इंस्टिगेट होता है, दोनों का मतलब दंगे वगैरह को भड़काना, जैसे नेता लोग स्पीच वगैरह देके भड़का देते हैं। गोड का मतलब भी भड़काना या उकसाना होता है, लेकिन किसी को रिप्लाई करने के लिए बार बार उकसाना। जैसे किसी बच्चे से आपने कुछ पूछा क्वेश्चन, अब वो नहीं बता पा रहा तो आप कहते हैं नहीं नहीं आप बता लोगे, बताओ बताओ ऐसे करके, तो वो भी उकसाना भड़काना। अबिट मतलब होता है, ये निगेटिव वर्ड है, किसी को गलत काम के लिए उकसाना। तो इन तीनों वर्ड का मतलब है उकसाना या भड़काना। लेकिन इंस्टिगेट दंगा उंगा के लिए भड़काना, गोड किसी को उत्तर पाने के लिए उकसाना, अबेट मतलब मर्डर ऑर्डर करने के लिए उकसाना, गलत सेंस में लूट मार के, और मीनिंग दोनों की वही उकसाना भड़काना। अटैच मतलब जोड़ना, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि एक्सट्रीकेट मुक्त करना, हटाना, और अटैच मतलब जोड़ना। बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक वर्ड से बहुत ढेर सारे वर्ड। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक वॉल्यूम, अभी ये फर्स्ट ही वॉल्यूम है, कई वॉल्यूम सिनोनिम एंटोनिम चलेगी और बहुत ढेर सारे वर्ड पावर हम आपको सिखाएंगे। वर्ड पावर में बहुत सारी अभी चीज़ें हैं, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए बस। बैगाबांड, बैगाबांड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, बैगाबांड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है ना। अब आप समझिएगा, बैगाबांड की हिंदी में लिखना चाहे तो घुमक्कड़ लिख सकते हैं या घुमंतु लिख सकते हैं। एक ऐसा आदमी जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है, जिसके पास ना तो रहने के लिए घर होता है और ना तो काम करने के लिए जॉब होती है, तो ऐसे आदमी को बोला जाता है घुमक्कड़ या घुमंतु। अक्सर गाँव में देखते हैं बंजारे लोग आते हैं, उनके सेंस में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, नोमैड मतलब भी घुमक्कड़ या घुमंतु होता है, वंडरर मतलब भी घुमक्कड़ या घुमंतु होता है। ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, WO ना होके WA होगा, WONDER वाला आश्चर्य होता है, ये WANDER है। वंडरर मतलब भी इधर उधर घूमने वाला, बिना काम, जिसके पास कोई काम नहीं उधर उधर घूमता, वो वंडरर होता है। और नोमैड और क्या बोलते हैं, बैगाबांड, ये होता है नौकरी वोकरी की तलाश में घूमना। अच्छा, सेटल्ड
और सेटल्ड का मतलब होता है सेटल होना यानी स्थिर होना, और स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कहीं पे स्थिर होना, खड़े होना। स्टैंडिंग मतलब व्हाट, कहीं पे आप खड़े हैं तो दूर का सेंस आ जाएगा, तो सेटल और स्टैंडिंग मतलब एक जगह स्थिर होना। तो उधर है स्थिर होना यानी कहीं पे क्या होना, अपने आप को सेटल करना, व्यवस्थित करना, और इधर क्या है कि बिना काम के इधर उधर घूमना, तो घुमक्कड़ को उल्टा व्यवस्थित। स्टैंडिंग थोड़ा दूर का सिनोनिम है। एग्जाम्पल देखिए, दे आर लिविंग अ वैगाबॉन्ड लाइफ, वो लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक वैगाबॉन्ड लाइफ, मतलब घुमक्कड़ भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब एक जगह रहते नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। वैगाबॉन्ड का हम लोगों को सिनोनिम चाहिए। टूरिस्ट आप जानते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं वो पर्यटक करने आते हैं ना, घूमने आते हैं, उनको जो टूर पे आते हैं वो टूरिस्ट हैं। पिलग्रिम का मतलब या तीर्थयात्री, यात्री नहीं तीर्थयात्री, जो तीर्थ यात्रा पे आते हैं उन्हें तीर्थयात्री बोलते हैं। जैसे संगम वगैरह आए, गंगा स्नान करने आए, कुंभ में आए, तो वो है पिलग्रिम। विजिटर का मतलब होता है विजिट। देखिए विजिट का मतलब होता है मिलना या देखना, तो किसी से मिलने आप आ रहे हैं या किसी चीज़ को, प्लेस को देखने आ रहे हैं तो आप विजिटर हैं। हालांकि लगभग सिनोनिम का काम कर जाएगा। ट्रैम्प का मतलब होता है घुमंतु या घुमक्कड़, ये बिना काम का घूमेगा, तो यही आंसर होगा। और ये तीनों जो वर्ड हैं ये आपस में सिनोनिम हुए। वैगाबॉन्ड का अपोजिट देखना, तो वैगाबॉन्ड का अपोजिट सेटल्ड। सेटल्ड मतलब व्यवस्थित, जो एक जगह स्थिर है, घर और जिसके पास है। फियर मतलब डर, पैसिटी मतलब कमी, स्कैरसिटी मतलब भी कमी। पैसिटी जो होती है कमी, इन्फॉर्मेशन वगैरह की कमी है तो यूज़ कर लेते हैं। स्कैरसिटी भी कमी होती है, जैसे सप्लाई की कमी है या भोजन की कमी है, वाटर की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है तो यूज़ कर लेते हैं। और काफ़ी हद तक तो दोनों एक दूसरे की जगह भी यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों वर्ड का मतलब होता है कमी या अभाव। फियर मतलब डर, सेटल्ड मतलब व्यवस्थित। अब बात आती है डियर कि वैगाबॉन्ड को याद कैसे करें। वैगाबॉन्ड ध्यान से समझिए, वैगाबॉन्ड एक ऐसा आदमी जो बैग लेके, वैगाबॉन्ड को ऐसे रिलेट करिए, एक ऐसा आदमी जो बैग लेके हमेशा घूमता रहे, जिसके ऊपर कोई बांध ही ना हो, कोई रोक टोक ना हो, कोई बाउंडेशन ना हो, हमेशा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। एक ऐसा आदमी जो बैग लेके हमेशा घूमता रहे, जिसके ऊपर कोई बांध नहीं है, वो क्या है, वैगाबॉन्ड है, घुमक्कड़ है। तो वैगाबॉन्ड का मतलब हुआ घुमक्कड़। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करें 39 लिखा है परसुएड। परसुएड क्या है, परसुएड। परसुएड ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, परसुएड क्या है, परसुएड पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए राजी करना या किसी को मना लेना, मना लेना। अब आप थोड़ा ध्यान समझिए, इसको यूज़ किस सेंस में करते हैं। कोई आदमी को आपने मनाया, बहलाया, फुसलाया या राजी किया, और उसको राजी इसलिए किया कि आपने उसको कोई पॉजिटिव चीज़ बताई कि इस काम को करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, तो किसी अच्छे रिजल्ट को बता के आप किसी व्यक्ति को क्या किए, राजी किए या मना लिए। अच्छा, काजुअल का मतलब भी होता है बहलाना फुसलाना, और काजुअल का मतलब बहलाना फुसलाना उस सेंस में होता है जब किसी बच्चे वगैरह को कोई चीज़ खाने पीने की दे के आप बहला फुसला लेते हो, वो काजुअल या कोक्स होता है। इसका मतलब बहलाना फुसलाना। और इसका मतलब राजी करना, किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ रीजन दे के जिससे उसको लगे कि उसका फ़ायदा है, अच्छा रीजन दे के उसको मना लेना। तो राजी करना, मना लेना, और दूर का सिनोनिम बहलाया फुसला लेना। डिस्यूड और रिपेल का मतलब बहलाना फुसलाना नहीं, दूर करना, यानी उसका निगेटिव सेंस है। एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ ऑलवेज ईजिली परसुएडेड, वह ऐसी है कि उसे हमेशा या आसानी से क्या कर लिया जाता है, सी हैज़ ऑलवेज ईजिली या सी इज़ ऑलवेज ईजिली परसुएडेड। मतलब क्या है, कोई लड़की है और उसे आसानी से क्या किया जा सकता है, परसुएड किया जा सकता है, मनाया जा सकता है। अच्छा, परसुएड को अब याद कैसे करेंगे। परसुएड आपने देखा होगा, जो परशुराम जी थे उनको परशु बोला जाता था, परशु ना। अब देखिए PERSU परशु, इसको भी बोलेंगे। तो परशुराम जी को जब वो गुस्सा हो गए थे सीता माता के स्वयंवर में तो लक्ष्मण जी से, तो परशुराम जी को राम भगवान ने क्या कर लिया था, परसुएड कर लिया था, राजी कर लिया था, मना लिया था। तो परशुराम जी को राम जी ने परसुएड कर लिया था, राजी कर लिया था। मिसलीड का मतलब किसी को धोखा देना, किसी को गलत रास्ता दिखाना। आर्ग्यू का मतलब बहस करना। डिस्यूड इसका अपोजिट हो जाएगा। कन्विंस मतलब किसी को राजी करना या मनाना, तो ये कन्विंस हो जाएगा इसका आंसर। परसुएड का अपोजिट चाहिए, कन्विंस राजी करना, परसुएड भी राजी करना, तो ये नहीं होगा। इंडोर्स का मतलब होता है सहायता करना या समर्थन करना।
समर्थन करना या सहायता करना। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंडोर्स किस सेंस में आप यूज़ करते हैं? इंडोर्स जैसे मान लीजिए कोई बागी है, कोई डाकू है और कोई सरकार उस डाकू को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो जैसे कई बार आप देखेंगे मायावती वगैरह, जदू वगैरह जो डाकू थे उनको सपोर्ट करते थे। तो अगर कोई डाकू वगैरह को कोई सरकार वगैरह सपोर्ट कर रही, तो इस सपोर्ट को बोला जाता है इंडोर्स, समर्थन या सपोर्ट करना। डिस्ट्रीब्यूट आप जानते हैं अपोजिट हो गया। फ्यूम का मतलब तो आप जानते हैं, फ्यूम मतलब झाग होता है, फ्यूम मतलब झाग। अच्छा, क्या होगा इसका? परसुएड मतलब होता है राजी करना, मनाना। तो इसका क्या चाहिए हम लोगों को? अपोजिट, तो डिस्ट्रीब्यूट अपोजिट हो जाएगा। परशुराम जी को राम जी ने परसुएड कर लिया था, राजी कर लिया था, मना लिया था। नोट्स खूब अच्छे से बनाते जाइएगा। वहाँ की इसकी बुक भी आप लोगों को मिल जाएगी या हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, लेकिन वो लास्ट में मिलेगी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट पास्ट ऑफ स्पीच में वर्ब नहीं है, ये नाउन है, अपना सुधार लीजिएगा। क्या है? नाउन। इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा या क्रोध। क्या होता है? गुस्सा या नाराजगी या रोष या क्रोध। कई वर्ड होते हैं हिंदी में जैसे इंग्लिश में होते हैं। अच्छा, ये गुस्सा कैसा होता है? ये गुस्सा ऐसा होता है कि जब किसी रूल्स, किसी रेगुलेशन या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ आपका गुस्सा भरा हुआ है काफ़ी दिन से और मौका मिला तो आपने निकाला, तो इस गुस्से को बोलते हैं रिसेंटमेंट। जैसे मोदी जी से बहुत सारे लोग गुस्साए हुए हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई हैं, तो बहुत दिन से गुस्सा भरा है, 7 साल से, 8 साल से, तो ऐसे गुस्से को बोला जाता है रिसेंटमेंट। एंगर मतलब भी क्रोध होता है, ये नॉर्मल होता है। फ्यूरी थोड़ा उससे बड़ा गुस्सा होता है। तो एंगर, फ्यूरी, रिसेंटमेंट, इन तीनों का मतलब होता है क्रोध, नाराजगी या गुस्सा। गिली का मतलब खुशी, हैप्पीनेस मतलब भी खुशी। तो गिली और हैप्पीनेस मतलब खुशी, फ्यूरी, एंगर और रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा या क्रोध। एग्जाम्पल देख लीजिए। डीप रिसेंटमेंट एक्साइटेड बिटवीन द 2 राइवल प्लेयर्स। जो 2 प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे उनके बीच में गहरा जो क्रोध था वो क्या हो गया? एग्जिस्टेड मतलब विद्यमान हो गया, बहुत गहरा क्या? क्रोध हो गहरा ना। हु हैड हेटेड ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स, और जिसकी वजह से कई सालों से वो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। रिसेंटमेंट को अब याद कैसे करेंगे? रिसेंटमेंट को कैसे याद करेंगे? री का मतलब दोबारा और सेंट का मतलब सेंट, ऐसे याद कर लीजिए। जैसे कई बार होता है ना कि री मतलब दोबारा और सेंट मतलब होता है भेजना। तो मान लीजिए दोबारा, ये देखिए ऐसे हुआ कि मान लीजिए आप कमरे में रह रहे हैं और आपसे मैंने कोई सामान मंगवाया और आप लाए, और दोबारा मैंने कहा नहीं अब ये सामान नहीं चाहिए, जाओ इसको वापस करके अब दूसरा लाओ। तो री मतलब दोबारा मैंने सेंट आपको, अरे सेंड मतलब भेजना, और सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है। तो दोबारा मैंने आपको सेंड कर दिया, तो आप अब मेरे लिए क्या रख लिए? रिसेंटमेंट, गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया कि हम भी अब बदला लेंगे। तो री मतलब दोबारा कोई आपको कहीं जाने के लिए सेंड किया, तो आपने उससे क्या हो गए? आपके मन में कैसी फीलिंग आ गई? रिसेंटमेंट वाली। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, रिसेंटली ये क्या हो गए हमसे? रिसेंटमेंट हो गए। बहुत आसान है। कामनेस का मतलब होता है शांति। एंगर का मतलब क्रोध, तो यही आएगा सिनोनिम। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति होता है, और गिली का मतलब खुशी होता है। अब रिसेंटमेंट का अपोजिट चाहिए, हैप्पीनेस खुशी, रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा, तो इसका अपोजिट हैप्पीनेस होगा, तो ए ऑप्शन होगा। सेरेनिटी का मतलब क्या होता है? शांति। कामनेस मतलब क्या होता है? शांति। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? शांति। ये ट्रैंक्विलिटी वहाँ लगाते हैं जैसे कोई होटल है और वहाँ का बहुत शांत भरा माहौल है, वो वहाँ ट्रैंक्विल वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से याद कैसे करेंगे? री मतलब बार बार कोई आपको काम के लिए सेंड करेगा, बार बार बाजार भेजेगा। तो आप मान लीजिए जैसे कोई नौकर वगैरह होते हैं, प्यून वगैरह, अब कहते बेचारे कुछ नहीं, लेकिन बार बार मालिक उन्हें वहाँ भेजता है, तो उनके मन में क्या रहता है? रिसेंटमेंट रहता है, क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है। अगला है आपका, अगला वर्ड है मस्टिकेट। मस्टिकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। मस्टिकेट का मतलब होता है चबाना। क्या होता है? मस्टिकेट मतलब चबाना। याद कैसे करेंगे? मस्ती से कैट, कोई बिल्ली थी तो मस्ती से कैट क्या कर रही थी? मस्ती से कैट चने को मस्टिकेट करे। अरे बिल्ली को मैंने चने दे दिया, तो मस्ती से कैट चने को मस्टिकेट कर रही थी, चबा रही थी। जैसे आप देखे होंगे काउज आर मस्टिकेटेड हर फूड्स देयर फूड ना, तो जो गाय होती हैं चारा वारा चबाती रहती है, तो कोई चीज़ जब आप चबा के खाते हैं उसको मस्टिकेट बोला जाता है, तो चबाना। च्यू मतलब भी चबाना होता है, इसी से चिंगम बनता है, चबा के खाना। चैम मतलब भी चबाना होता है। च्यू, चैम और मस्टिकेट मतलब कोई चीज़ चबा के खाना।
जबकि सैलो का मतलब और गल्प का मतलब होता है कोई चीज़ निगलना, चबाना नहीं। आई मस्टिकेट माई फूड स्लोली, मैं अपने भोजन को धीरे धीरे चबाता हूँ, सो ताकि इसलिए कि आई कैन एंजॉय एवरी बाइट, कि हर एक टुकड़े का, हर एक बार जो हम लोग खाते हैं उसका हम क्या कर सकें, एंजॉय कर सकें। मस्ती से कर्ड चने को मस्टिकेट कर रही थी, चबा रही थी, मस्टिकेट चबाना। सैलो मतलब निगलना, और हाँ ऑर्गेनाइज करना, आर्गन से बना है ना, ऑर्गेनाइज करना। और इसे भी ऑर्गेनाइज एक वो भी होता है, चीज़ों को क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह संगठन होता है ना, तो संगठन को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, मतलब व्यवस्थित करना। मियांडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और च्यू का मतलब चबाना, तो यही आंसर होगा। मस्टिकेट का अपोजिट चाहिए। फ्लंक का मतलब फेल हो जाना, असफल हो जाना ना, और ये एग्ज़ाम वगैरह आप दे रहे हैं उसमें अगर आप फेल हो गए तो आप फ्लंक हैं। और ये फेल का मतलब असफल होना, लाइफ में फेल हो जाना, एग्ज़ाम में फेल हो जाना, ये हर जगह लग जाएगा। बाइट का मतलब होता है क्या करना, काट काट के खाना, जैसे आप सेव वगैरह को टुकड़े को काटते हो या बिस्किट वगैरह काट के खाते हो, वो बाइट है। और सैलो का मतलब निगलना, तो यही सैलो लगाइएगा, बाइट मत लगाइए। एक तरफ चबा चबा के खाना और एक तरफ निगल जाना, तो अपोजिट सैलो ज़्यादा बढ़िया होगा। ओके, याद कैसे करना है। मस्ती से कर्ड चने को क्या कर रही थी, मस्टिकेट कर रही थी, मीन्स चबा रही थी। अगला देखिए, अगला है प्रोवेस। प्रोवेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब कुशलता, दक्षता या निपुणता, कुछ भी हिंदी में बोल सकते हैं, कुशलता, निपुणता या दक्षता। अच्छा, ये कैसी प्रकार की प्रोवेश होती है, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप बहुत निपुण है ना, तो उसके लिए प्रोवेश लगाते हैं। मान लीजिए स्केटिंग वगैरह करने के लिए, या फिर आप कोई बाइक वगैरह चलाने में, या फिर नाव वगैरह में जो होते हैं ना ऑपरेटर वगैरह, उसको चलाने में, तो अगर आप हैं बहुत अच्छे तो उसके लिए प्रोवेस आप लगा सकते हैं कि आप उसमें निपुणता आपको हासिल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। डेक्स्टरिटी मतलब भी निपुणता होती है, लेकिन डेक्स्टरिटी जो होती है ना, ये हैंड की स्किल होती है। आप दोनों हाथ से लिखने में या हाथ से पेंटिंग बहुत गजब की बना लेते हैं, तो हाथ वगैरह से कोई काम करने में एक्सपर्ट हैं, तो उस चीज़ में निपुणता आपकी डेक्स्टरिटी है। और एडेप्टनेस जो है ये मेंटल एबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए कई लैंग्वेज वगैरह आप बोल लेते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो है एप्टनेस। और हिंदी मीनिंग तीनों का वही है कि निपुणता, कुशलता, दक्षता, योग्यता, सामर्थ्यता। इनएबिलिटी मतलब असमर्थता या अयोग्यता, इनएप्टीट्यूड मतलब अयोग्यता, तो ये दोनों वर्ड का मतलब है अयोग्यता, असमर्थता, अदक्षता ना, जबकि इन तीनों वर्ड का मतलब है निपुणता, योग्यता, दक्षता। एग्जाम्पल देखिए, ही वाज कॉम्प्लीमेंटेड मतलब उसकी प्रशंसा की गई, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना, ऑन हिज प्रोग्रेस उसकी निपुणता, कुशलता, दक्षता पर, एज एन आर्ट्समैन वो आर्ट्समैन के रूप में। अब बात आई कि प्रोग्रेस को याद कैसे करें। कोई ऐसा बंदा है जो अपने हर एक काम को प्रूव कर दे, कोई ऐसा बंदा है जो अपनी योग्यता को प्रूव कर दे। किसी ने कहा कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, मैं जानता हूँ, प्रूव करके दिखाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तो एक ऐसा आदमी जो अपनी योग्यता को प्रूव कर दे, इसको रिलेट कर लीजिए प्रूफ से ना, प्रूफ होता है ना, कोई ऐसा आदमी जो अपनी योग्यता को प्रूव कर दे तो उसके अंदर क्या है, प्रोग्रेस। एक ऐसा आदमी जो अपनी योग्यता को प्रूव कर दे उसके अंदर प्रोग्रेस है। एक ऐसा आदमी जो अपनी योग्यता को प्रूव कर दे उसके अंदर प्रोग्रेस है, निपुणता है, कुशलता है, दक्षता है। डेक्स्टरिटी मतलब भी निपुणता, दक्षता, तो यही होगा। मेथड मतलब तो काम करने का तरीका। इनएबिलिटी का मतलब, एबिलिटी मतलब योग्यता, इन लगा के प्रीफिक्स हमने उल्टा कर दिया तो इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता। और लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। अरे है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। अब प्रोग्रेस का अपोजिट चाहिए। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, खासकर आदमी की भी क्षमता होती है, बर्तन वगैरह की भी क्षमता होती है। एबिलिटी मतलब योग्यता, आदमी की मेंटल पावर है तो उसके लिए एबिलिटी योग्यता बोलते हैं। इनएबिलिटी अयोग्यता, तो यही इसका आंसर होगा, अपोजिट चाहिए तो। और कैपेबिलिटी मतलब भी कैपेबल है, आप सक्षम हैं, तो कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड प्रोग्रेस, इन चार वर्ड का मतलब है निपुणता, कुशलता, दक्षता, जबकि इनएबिलिटी मतलब असमर्थता, अयोग्यता, अदक्षता, तो अपोजिट चाहिए तो यही होगा। याद कैसे करेंगे, कोई आदमी अपने आप को प्रूव कर दे तो उसके अंदर क्या है, प्रोग्रेस है, निपुणता है। या प्रोग्रेस को चाहिए तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, पावर से, जिसके अंदर पावर है उसके अंदर प्रोग्रेस है, ऐसे भी इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का
कर्टेसी, कर्टेसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, सभ्यता, विनम्रता, नम्रता, कुछ भी हिंदी में बोल सकते हैं, मतलब पोलाइट आपका बिहेवियर है, आप बहुत विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे से लोगों से मिलजुल के रहते हैं, बहुत विनम्रतापूर्ण बातें करते हैं, तो इस नेचर को बोला जाता है कर्टेसी। कर्टेसी पढ़ते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। पोलाइटनेस, आप बहुत पोलाइट हैं तो आपके अंदर ये क्या क्वालिटी हुई, पोलाइटनेस, यानी क्या है, आपके अंदर विनम्रता है। काइंडनेस, दयालुता, तो काइंडनेस, पोलाइटनेस, कर्टेसी, इन सब का मतलब विनम्रता, नम्रता, और ये सब के सब नाउन हैं। NESS लगने से ये नाउन सफिक्स बनते हैं, और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा। रूडनेस, असभ्यता, रूड आप हैं, आपके अंदर रूडनेस फीलिंग है तो असभ्यता। रफनेस, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, नॉट पोलाइटनेस वाली फीलिंग होना, यानी असभ्यता, क्रूरता वाली फीलिंग होना, जबकि इधर सभ्यता, विनम्रता, नम्रता वाली फीलिंग होना। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज ट्रीटेड विद द अटमोस्ट कर्टेसी बाय द स्टाफ, मुझे ट्रीट किया गया, मेरे साथ लोग पेश आए, किससे, सारा का सारा जो स्टाफ था बड़ी कर्टेसी के साथ, बड़ी विनम्रता या सभ्यता के साथ मेरे साथ पेश आया। अब बात आई कर्टेसी को याद कैसे करें, तो कर्टेसी को याद ऐसे कर सकते हैं, कितना आसान है, COURT, कोर्ट, तो कोर्ट कचहरी में लोगों में क्या रहती है, कर्टेसी तो रहती है। कोर्ट कचहरी में सबके मन में बड़ी विनम्रता रहती है। मर्डरर भी होगा, 700 मर्डर किया होगा, फिर भी वहाँ जाएगा तो बड़े प्यार से बोलेगा, माय लॉर्ड, मैंने आज तक एक मस्कीटो न मारा, मच्छर न मारा, आदमी को क्या मारूंगा। तो कोर्ट कचहरी में पहुंचते ही सब में क्या रहते, कर्टेसी रहती है, सभ्यता, विनम्रता। तो कोर्ट पे पहुंचते ही सब में क्या आ जाती है, कर्टेसी आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, अच्छा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दो कॉम्प्लीमेंट है, एक COMPLEMENT, एक COMPLIMENT। जो ENT होता है, थोड़ा इसको समझिएगा, जो ENT होता है इसका मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक। जैसे 70 अंश का पूरक आपका 20 अंश, जैसे 60 अंश का पूरक 30 अंश, जैसे पति का पूरक पत्नी, जैसे रात का पूरक दिन, तो ये पूरक है। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। और डिसकार्टेसी, असभ्यता, ये अपोजिट हो गया। पोलाइटनेस, सभ्यता, विनम्रता, तो यही लगेगा। अगला देखिए, कर्टेसी का हम लोगों को क्या चाहिए, अपोजिट। तो कार्डियलिटी का मतलब भी होता है मित्रता वाली फीलिंग, कार्डियल बनना, तो कार्डियलिटी किसी के अंदर है तो मित्रता वाली फीलिंग है ना। रूडनेस, असभ्यता, तो अपोजिट ही चाहिए, तो यही लगेगा। कल्चर तो जानते हैं, सभ्यता ही होती है, कल्चर हमारा है। और जेंटलनेस तो विनम्रता, जेंटलमैन होता है ना, तो जेंटल मतलब विनम्र, जेंटलनेस वाली फीलिंग है तो विनम्रता वाली, तो कहीं ना कहीं जेंटलनेस और ये आपका कार्डियलिटी और कर्टेसी क्या है, सिनोनिम बन जाएगा। जबकि रूडनेस, असभ्यता, इसका अपोजिट बनेगा। याद इजीली आप कर लेंगे कि कोर्ट में पहुंचते ही लोगों में कर्टेसी आ जाती है, सभ्यता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। अगला जो वर्ड है हम लोगों का वो ये है टेस्टिफाई। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। इसका मतलब होता है कोई चीज़ प्रमाणित करना, प्रूव करना, प्रमाणित करना। टेस्टिफाई करना यानी किसी चीज़ को क्या करना, प्रमाणित करना। सर्टिफाई करना, सर्टिफिकेट होता है ना, तो उसी से सर्टिफाई करना। अनाउंस, कोई चीज़ उद्घोषणा करना यानी प्रूव करना। देखिए दूर का थोड़ा है, तो अनाउंस, सर्टिफाई और टेस्टिफाई का मतलब कहीं ना कहीं प्रमाणित करना, प्रूव करना। जबकि रिफ्यूट और डिनाई का मतलब मना करना। अच्छा, रिफ्यूट का एग्जैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ का खंडन करना यानी मना करना, तो रिफ्यूट और डिनाई का मतलब मना करना। और डिनाई कोई पास्ट की एक्टिविटीज़ के लिए मना करना होता है, ये मैं आपको बताया था। और रिफ्यूट किसी नियम कानून को मानने से मना कर देना, उस सेंस में होता है। पीछे जो वर्ड मैं बताता चलता हूँ, रिवाइज कराता चलता हूँ। देयर आर सेवरल विटनेस, सेवरल मतलब कई, यहाँ पे कई विटनेसेस हैं, साक्ष्य हैं, सबूत हैं। हु मतलब जो, विल टेस्टिफाई जो प्रमाणित करेंगे, फॉर द डिफेंस यानी डिफेंस को क्या करेंगे, सबूत वगैरह, सुरक्षा को क्या करेंगे, रक्षा को क्या करेंगे, टेस्टिफाई करेंगे, प्रमाणित करेंगे। अब टेस्टिफाई का हम लोगों को सिनोनिम चाहिए। टेस्टिफाई प्रमाणित करना, तो अनाउंस का मतलब घोषणा करना, कोई चीज़ प्रमाणित ही कर देना, तो दूर का यही सिनोनिम बनेगा। डिनाई मतलब मना करना, कोई पास्ट की घटना, मर्डर वर्डर हुआ और आपने उसे मना कर दिया कि मैंने नहीं किया, वो डिनाई है। वीटो तो एक तरीके की पावर होती है, जैसे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, तो कुछ विशेषाधिकार को वीटो बोला जाता है। निगेट का मतलब किसी चीज़ को नकार देना, मना करना। टेस्टिफाई का अपोजिट चाहिए। विटनेस का मतलब होता है साक्ष्य,
डिनाई मतलब मना करना, तो अपोजिट चाहिए तो डिनाई इसका लगेगा। अब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, रिफ्रेन का मतलब भी होता है परहेज करना, कुछ करने से, धूम्रपान वगैरह स्मोकिंग वगैरह करने से परहेज करना, तो अब्सटेन और रिफ्रेन, हालांकि थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है बट जाने दीजिए, बाद में डिस्कस होगा। तो अब्सटेन और रिफ्रेन का क्या मतलब होता है, परहेज करना, जैसे यू शुड अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग या रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग मतलब आपको शराब वगैरह से क्या करना चाहिए, परहेज। अब कैसे होगा ये, टेस्टिफाई को याद कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं पे मर्डर ऑर्डर हुआ, अब ब्लड वगैरह मिला और मुजरिम से पूछा गया तुमने मर्डर किया, तो उसने कहा मैंने नहीं किया, तो पुलिस ने कहा टेंशन ना लो, इस ब्लड का टेस्ट होगा और टेस्ट होते हुए खुद ही टेस्टिफाई हो जाएगा कि मर्डर किसने किया, तो टेस्ट होते ही टेस्टिफाई हो जाएगा यानी प्रमाणित हो जाएगा। तो टेस्टिफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना। टेस्टिफाई का क्या मतलब होता है, प्रमाणित करना। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, अपलाज। अपलाज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये नाउन है। अपलाज क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा या तारीफ। अपलाज का क्या मतलब होता है, प्रशंसा या तारीफ। अपलाज का क्या मतलब होता है, प्रशंसा या तारीफ। लेकिन इस बात का स्मरण रहे कि ये अपलाज, प्रशंसा या तारीफ ऐसे होती है जब क्लैपिंग, जब लोग ताली बजा के किसी सेलिब्रिटी वगैरह की या किसी स्पीकर की स्वागत करते हैं तब होता है, यानी ये तारीफ या प्रशंसा तो होती है लेकिन ताली बजा के। ओके, अच्छा, एक्लेम का मतलब भी तारीफ या प्रशंसा करना। क्लियर, एक्लेम वो होता है कि जैसे जय जयकार करके, जैसे कई बार होता है ना, कोई नेता है जीत गया चुनाव तो जय जयकार करके तारीफ करते हैं, तो वो एक्लेम है। एकोलेट क्या है, एकोलेट प्रशंसा या तारीफ करना, किसी के पर्टिकुलर कार्य को, कोई किसी ने काम वगैरह बढ़िया किया उसकी तारीफ करना, वो एकोलेट है। तो एक्लेम, एकोलेट और अपलाज तीनों का मतलब तारीफ या प्रशंसा। ब्लेम मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसिज्म मतलब भी होता है आलोचना से रिलेटेड। तो ब्लेम और क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। अच्छा, नाउन है ना, तो ध्यान रखिएगा, ब्लेम नाउन भी होता है, वह भी इसी तरह एकोलेट वह भी होता है, नाउन भी। तो ब्लेम और क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, एकोलेट, एक्लेम और अपलाज का मतलब तारीफ या प्रशंसा। एग्जाम्पल देखिए, द ऑडियंस ब्रोक इनटू रैप्चरस अपलाज। जो ऑडियंस थी वो ब्रेक इनटू मतलब टूट गई या भर गई, रैप्चरस अपलाज में मतलब बहुत ज़्यादा खुश होके ताली वाली बजाने लगी। अब अपलाज को याद कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। आप मतलब आप, लाज मतलब लाज। आप कहीं रहते हैं और पता चला आपने 600 कमरों का या 300 कमरों का लाज बनवा दिया। अब करोड़ों का आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अब लाखों में आपका टर्नओवर होने लगा, तो आपने लाज बनवा दिया, तो अब गांव के लोग आपकी क्या करेंगे, आप लाज करेंगे। आप लाज बनवा दिए इतना महंगा, तो अब लोग आपकी क्या करेंगे, अपलाज करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो अपलाज मतलब तारीफ या प्रशंसा। अप्रूवल का मतलब किसी काम में अपनी सहमति, तो अप्रूवल मतलब स्वीकृति या सहमति। कंडेमनेशन का मतलब होता है एक तरीके की प्रशंसा। कंडेम होता है ना, तो उसी से बना। कंडेमनेशन का मतलब प्रशंसा या तारीफ। अच्छा, सिनोनिम चाहिए तो यही होगा। अटैक का मतलब आक्रमण, ब्लेम का मतलब निंदा या आलोचना, और ये दोनों वर्ब भी होते हैं, तो अगर वर्ब समझेंगे तो आलोचना या निंदा करना। अपलाज का अपोजिट चाहिए, तो एक्लेम जय जयकार करना, एकोलेट प्रशंसा या तारीफ, क्रिटिसिज्म आलोचना, तो यही लगेगा। और प्रेज प्रशंसा, तो प्रेज, एकोलेट, एक्लेम और अपलाज, इन चारों वर्ड का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। अपलाज होता है ताली बजा के प्रशंसा करना, एक्लेम होता है जय जयकारा लगा के प्रशंसा करना, एकोलेट किसी के पर्टिकुलर काम की तारीफ करना, और प्रेज नॉर्मली कहीं भी आप लगा सकते हैं। याद कैसे किए कि आप लाज बनवा लेंगे तो लोग आपकी क्या करेंगे, अपलाज करेंगे, मतलब तारीफ या प्रशंसा करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो स्कैटर। क्या होता है, स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है तितर बितर होना, तितर बितर हो जाना। तितर बितर क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठ के कुछ लिख रहे हैं पन्ने में, तभी किसी ने फैन चला दिया और आपके चारों तरफ पन्ने उड़ गए, तो इस चीज़ को बोला जाता है स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है चारों दिशाओं में किसी चीज़ का फैल जाना, तो उस सेंस में तितर बितर होना या फैलने के सेंस में स्कैटर वर्ड का यूज होता है। डिस्पर्स मतलब भी होता है बिखेर देना, और डिस्कार्ड मतलब भी हटा देना। कलेक्ट और गैदर का मतलब क्या करना, इकट्ठा करना। अब बात आई एग्जाम्पल, द विंड, जो हवा थी, स्कैटर्ड द पेपर्स ऑल ओवर द रूम। जो हवा चली तो उसने पूरे रूम में क्या कर दिया, पेपर को फैला दिया, प्रसारित कर दिया। तो स्कैटर का मतलब फैलना, ये भी बोल सकते हैं फैलना
या तितर बितर होना, लेकिन याद रहे चारों डायरेक्शन में होना चाहिए। याद कैसे करेंगे स्कैटर को? स्कैटर को ऐसे याद कर लेंगे, छोटा सा बच्चा है और उसने क्या किया, इस कटर को उठाया और कटर से पेंसिल को छील के जो उसका छिलका था उसको चारों तरफ फैला दिया। अब छोटी बहन आई तो उसने कहा मम्मी इस कटर से इसने हर तरफ छिलके को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया, तितर बितर कर दिया, फैला दिया। डिस्पर्स मतलब भी बिखेरना, तो यही आंसर होगा। गैदर मतलब इकट्ठा होना, एक्युमुलेट मतलब भी इकट्ठा करना, और कलेक्ट सीनरीज वगैरह या मेमोरी वगैरह या एल्बम वगैरह किया जाता है ना, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी। एक्युमुलेट इन्फॉर्मेशन वगैरह की जाती है, और गैदर कहीं पे लोग भीड़ लगा लेते हैं तो गैदरिंग होती है। स्कैटर का अपोजिट चाहिए तो कन्फेस का मतलब होता है क्या करना, स्वीकार करना। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, लेकिन ये अपराध वगैरह, आपने मर्डर वगैरह किया और उसको आपने स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो ये क्या है, कन्फेस, अपराध वगैरह को स्वीकार करना। एक्नॉलेज मतलब भी स्वीकार करना, लेकिन ध्यान रहे एक्नॉलेज स्वीकार करना होता है, लेकिन किसी चीज़ की सच्चाई वगैरह को मान लेना कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, और यही मतलब एडमिट का भी होता है। एडमिट का एक मतलब और होता है, हॉस्पिटल वगैरह में भी एडमिट यूज़ करते हैं, बट अपनाना या स्वीकृति के सेंस में एक्नॉलेज और एडमिट का यही मतलब होता है कि किसी सच्चाई वगैरह को मान लेना यानी स्वीकार कर लेना। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, तो क्या पूछा था, स्कैटर मतलब बिखरना, इधर उधर बिखर जाना या बिखेर देना, दोनों सेंस में यूज होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, कलेक्ट कर लेना, इकट्ठा कर लेना, तो यही लगेगा। याद कैसे करेंगे, इस कटर को लेके भैया ने इसके छिलके को स्कैटर कर दिया, चारों तरफ बिखेर दिया। तो स्कैटर मतलब क्या हुआ कि चारों दिशा में किसी चीज़ को बिखेरना या चारों दिशा में फेंकना। ठीक है, हिंदी में तो कुछ भी बोल सकते हैं। 47 देखिए, 47 वर्ड है लैडन। लैडन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, लदा हुआ। क्या होता है, लदा हुआ। ये लदा हुआ खास करके पेड़ वगैरह के लिए लगता है कि आप गाँव में देखे होंगे आम के पेड़ हैं या नींबू का पेड़, इतना ज़्यादा फर उसमें लगा है कि उसकी शाखाएं नीचे की तरफ, पपीता वगैरह अक्सर देखे होंगे, तो लदा हुआ। ठीक है, बर्डन मतलब भी होगा कुछ बोझा रखा हुआ है, लदा हुआ है। फुल मतलब भरा हुआ, तो दूर के सिनोनिम ये भी हो जाएंगे। इम्पटी खाली है, जैसे कोई बर्तन वगैरह खाली है, और लैडन को उल्टा अनलैडन, जो एकदम खाली है, लदा हुआ नहीं है। द ट्री वर लैडन विथ एप्पल, जो पेड़ था वो एप्पल से लदा हुआ था। लैडन को अब याद कैसे करें, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। देखिए लदेन, लैडन तो लदे हुए हैं, जैसे पेड़ वगैरह आप बाग में जाइए तो पेड़ लदे हुए, जैसे ग्रेप्स के पेड़ है, अंगूर के पेड़ है, एप्पल के पेड़ है, आम के पेड़ है, तो आप क्या बताएंगे, पेड़ जो थे, ट्री जो थे, लदे हुए थे। तो पेड़ लदे हुए थे तो क्या थे, लैडन थे ना। कितना आसान है। फुल मतलब भरा हुआ, तो लदा है, भरा है, तो एक ही बात है, तो सिनोनिम हो जाएगा। इम्पटी खाली है, और लाइट अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो लाइट मतलब हल्का, नाउन बनाएंगे तो लाइट मतलब प्रकाश। अनलोडेड जो लोड नहीं है यानी खाली है, जैसे ट्रक वगैरह लोड अनलोड होती है। अब लैडन का अपोजिट चाहिए। ट्राइड का मतलब कोशिश करना। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ, मतलब हद से ज़्यादा थका हुआ है, इससे ज़्यादा आप थक ही नहीं सकते। और फैटिग मतलब भी थका हुआ। देखिए टायर्ड मतलब नॉर्मली थका होना, फिर तो थोड़ा उससे ज़्यादा डिग्री है फैटिग की, और सबसे ज़्यादा अगर हद से ज़्यादा थके हैं कि आप उठ भी नहीं सकते, बटन तक आप स्विच तक ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जॉस्टेड है। बैटरी वगैरह इसीलिए एग्जॉस्टेड बोल जाती है, मतलब अब चल ही नहीं करेगी। तो ये हो गया, इन तीनों का मतलब थका होना। और इम्पटी मतलब खाली, तो अपोजिट चाहिए, तो यही लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास प्रोडिगल। क्या है, प्रोडिगल ना। तो प्रोडिगल का क्या मतलब होता है, देखिए प्रोडिगल का मतलब होता है एक तरीके से फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची, मान लीजिए आप 1500 रुपये आपका खर्चा है और आप खर्चा कर रहे हैं 3000 रुपये, तो ये 1500 आपका क्या है, प्रोडिगल है, फिजूल खर्ची है ना। लेविस मतलब भी फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब भी फिजूल खर्ची। अच्छा, थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, कंजूसी या मितव्ययिता, यानी जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल मतलब मितव्ययिता के सेंस में यूज़ होगा। और ये प्रोडिगल और लेविस और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची। अब ध्यान से एग्जाम्पल देखिए। इफ़ यू वांट टू सेव मनी फॉर कॉलेज, यदि आप चाहते हैं बचाना पैसा कॉलेज के लिए, तो यू शुड स्टॉप योर
प्रोडिगल स्पेंडिंग स्प्रेस, तो जो आप ये फिजूल खर्ची करते हैं आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अब प्रोडिगल को याद कैसे करेंगे, कितना आसान है, प्रोडिगल। प्रोडिगल तो आप देखे होंगे कि जो प्राण थे, प्राण एक्टर का नाम आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं, जरूर जानते होंगे, बहुत जंजीर वगैरह में थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, वेटरन एक्टर थे, वर्साटाइल भी एक्टर थे। तो प्रोडिगल, तो प्राण जो थे वो कैसे थे, प्रोडिगल नेचर के थे। प्राण जो एक्टर थे वो काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट करते थे, तो प्राण एक्टर प्रोडिगल नेचर के थे। जो प्राण एक्टर का नाम था, आप सर्च मारेंगे गूगल तो पता चलेगा, तो प्राण एक्टर, अरे PROD लिखा ही है, तो प्राण एक्टर जो थे वो प्रोडिगल नेचर के थे, यानी फिजूल खर्ची नेचर के थे। एक्सक्लूसिव का मतलब तो आप जानते हैं व्यापक होता है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वगैरह। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादनकारी। लैविश फिजूल खर्ची तो यही लगेगा। केयर फ्री लापरवाह होता, केयर फ्री मतलब केयरलेस, जो लापरवाह है। प्रोडिगल का अपोजिट तो थ्रिफ्टी से सेंस में यूज होगा, तो लगा लीजिए। क्लीन मतलब साफ, टाइडी मतलब भी साफ सुथरा, स्पॉटलेस मतलब भी साफ सुथरा। अब क्लीन नॉर्मल है, टाइडी थोड़ा उससे ज़्यादा, और स्पॉटलेस का मतलब इतना ज़्यादा साफ है कि थोड़ा भी एक स्पॉट भी नहीं, दाग धब्बा तक ना है। तो स्पॉटलेस का मतलब वेरी टाइडी या वेरी क्लीन इक्वल टू स्पॉटलेस। स्पॉटलेस बहुत बड़ा वर्ड है। तो प्राण जी किस नेचर के थे, प्रोडिगल नेचर के थे, फिजूल खर्ची नेचर के थे। अगला है 49, इसका मतलब होता है स्क्रीम। क्या मतलब होता है, स्क्रीम। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, क्या होता है, चिल्लाना। लेकिन ध्यान रखिएगा कैसे चिल्लाना, कोई बहुत ज़्यादा डर गया तब चिल्ला रहा है, या किसी को बुखार वगैरह या पेट वगैरह दर्द करा, पेन हो गया तब चिल्ला रहा है, या किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो खुशी से चिल्लाने लगा, तो एक्साइटेड होके, और पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है या आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं तब चिल्लाते हैं, तो ये क्या है, स्क्रीम है। अच्छा, क्राई मतलब तो नॉर्मली चिल्लाना, रोने होने के सेंस में, जब छोटा बच्चा रोता है तो क्राई करता है। एल का मतलब चिल्लाना, लेकिन ये बिलाप करने के सेंस में, जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो महिलाएं या घर के लोग रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के बिलाप करते हैं, तो उस सेंस में होता है। तो तीनों वर्ड का मीनिंग सेम है, सिनोनिम, लेकिन यूजेज अलग है। विस्कर का मतलब होता है फुसफुसाना, किसी के कान में कुछ कहना, खासकर महिलाएं ऐसा करती हैं। और मटर का मतलब बड़बड़ाना, अरे देखते ना घर में लड़ाई होती है पति पत्नी की, तो पत्नी कहती है, बर्तन पे पीटती है, बड़बड़ करती रहती है, तो उस सेंस में। लेकिन विस्पर होता है कान में कुछ फूंकना, और मटर होता है मुंह में बड़बड़ करते रहना कि सामने वाला ना सुन पाए। तो इन दोनों का मतलब होता है बड़बड़ करना या कान में फुसफुसाना, और इनका ये मतलब है। सीसा आ रैट एंड स्क्रीम आउट, उसने क्या किया, एक चूहे को देखा और तेजी से चिल्लाते हुए बाहर गई। अब स्क्रीम को याद कैसे करेंगे, स्क्रीम को ऐसे याद कर लीजिए कि आइसक्रीम वाले को देखते ही बच्चे ने क्या किया, स्क्रीम किया। आइसक्रीम वाले को देखते ही खुद से चिल्लाया, आइसक्रीम वाले यहाँ आओ। तो आइसक्रीम वाले को देख के बच्चे ने क्या किया, स्क्रीम किया, चिल्लाया। यहाँ बड़ी बहन की कोई क्रीम रखी है, छोटी बहन निकाल के लगा रही, तभी बड़ी बहन ने देख लिया, तो अब चिल्लाएगी कि अरे मेरी इस क्रीम को, फेयर लवली को, या कोई भी क्रीम है छुओ मत। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्राई मतलब चिल्लाना, तो ये लग जाएगा आंसर। विस्पर फुसफुसाना कान में, मटर या मरमर का मतलब बड़बड़ करना। तो ओवरऑल ये तीनों सिनोनिम, लेकिन विस्पर को मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि ये फिलर में आ चुका है। कान में फुसफुसाना ये है विस्पर, और मन में बड़बड़ कुछ करना ये दोनों ये वर्ड है, लेकिन सिनोनिम तो हो ही जाएंगे दूर के। अगला देखिए, स्क्रीम का अपोजिट चाहिए तो साउट, SHOUT। साउट मतलब भी चिल्लाना, किसी पर गुस्सा हो के किसी पर्टिकुलर आदमी को चिल्ला रहे हैं, जैसे पापा वगैरह डांटते हैं तो वो क्या है, साउट। क्राई नॉर्मली चिल्लाना, एल बिलाप करने के सेंस में, विस्पर फुसफुसाना, तो अपोजिट चाहिए, तो एक तरफ चिल्लाना एक तरफ मंद मंद फुसफुसाना, तो यही होगा डी ऑप्शन। देखिए अब 50 नंबर जो वर्ड है हम लोगों का वो क्या है कि उस सेंस में यूज करेंगे सबसाइड। सबसाइड या सबसाइड ये वर्ब है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज के इफेक्ट का कम होना। क्या होता है, कम होना। जैसे मान लीजिए तूफान आया, भयंकर बारिश हुई, थंडर स्टॉर्म हुआ, अब धीरे धीरे कम हो गया ना, तो किसी चीज का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है तो उसे सबसाइड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा याद कैसे, इसका सिनोनिम क्या है, अबेट। अबेट मतलब भी तूफान वगैरह के कम के सेंस में यूज़ करते हैं। डिसेंट मतलब घटने के सेंस में, जैसे रात वगैरह ढलती है ना
तो उसके लिए भी डिसेंट लगाते हैं। पहाड़ वहाड़ की ऊंचाई घटती है ना, तो उसके लिए भी डिसेंट लगाते हैं। तो अबेट, डिसेंट और सबसाइड का मतलब होता है कम होना, लेकिन सबसाइड और अबेट ये किसी चीज़ की तीव्रता कम होना, और डिसेंट वगैरह तो नॉर्मली हाईएस्ट ऊंचाई वगैरह के लिए लगाते हैं। आरोही अवरोही क्रम पढ़ते हैं तो उसमें भी अवरोही क्रम के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं। अच्छा, एसेंड मतलब चढ़ना, स्टैंड मतलब फैलना। तो एसेंड जो होता है माउंटेन की ऊंचाई वगैरह के लिए, या कोई नंबर बढ़ रहा तो उसके लिए एसेंड लगाते हैं। और स्टैंड मतलब किसी चीज़ का प्रसार होना, विस्तार होना, लेकिन दूर के सिनोनिम तो हो ही जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, द स्टॉर्म ग्रेजुअली सबसाइडेड, तो धीरे धीरे स्टॉर्म क्या हो गया, उसकी तीव्रता कम हो गई। अब सबसाइड का क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। डिसेंड मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ का घटना। इनलार्ज का मतलब कोई चीज़ बड़ा करना, व्यापक करना। प्रोलांग मतलब भी बड़ा, लेकिन जानते हैं ये प्रोलांग बड़ा ना लिख के इसको लंबा लिखे, लंबी। जैसे बीमारी वगैरह कई साल से आपको लगातार है ना, तो प्रोलांग बीमारी, डिजीज़ है। एसेंड मतलब चढ़ना, तो यही हो जाएगा, बढ़ना चढ़ना वही सेंस है। सबसाइड का अपोजिट चाहिए, तो एसेंड मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, सबसाइड अच्छा ये तो गलती से आ गया होगा। अबेट कम होना ना, तो डिसेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा 50 वर्ड, और 50 में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 15 से ना, तो लगभग काफ़ी सारे वर्ड आपके पास हो गए हैं, 750 लगभग। तो इस तरीके से आपने देखा कि अभी लेक्चर हम लोगों का 2 ही हुआ है, इतने ढेर सारे। तो टेंशन ना लीजिए, कुछ वर्ड अगर भूल भी जाएंगे तो आगे, अभी ये तो वॉल्यूम फर्स्ट का पार्ट अभी सेकंड ही चल रहा है ना, इस तरीके से। तो अभी वॉल्यूम फर्स्ट के कई पार्ट आएंगे, वॉल्यूम सेकंड के कई पार्ट आएंगे, थर्ड के, इसके अतिरिक्त 20 चीज़ें अभी हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतनी बेहतरीन इंग्लिश में पढ़ा दूंगा कि लाइफ में कभी भी कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। चाहे आप SSC की बात करें, चाहे डिफेंस की, चाहे बैंकिंग की, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की।